जी अस्सलाम वालेकुम। शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह करें। चलें, कंपनीज़ एक्ट की पहली प्रोविजंस आज आपके साथ डिस्कस करनी है। बेसिक्स कल आपके साथ ये तय हुआ था कि बेसिक्स से शुरू करेंगे। और कंपनीज़ एक्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके नंबर ऑफ़ सेक्शंस 500 से ज़्यादा हैं, 515 सेक्शंस हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये तमाम नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ था 1 से लेकर 275 तक डायरेक्ट आपके सिलेबस में थे, फिर 275 से लेके आगे 290 तक जो वाइंडिंग अप से शुरू से पहले थे, और फिर वाइंडिंग अप में से चुने हुए कुछ सेक्शन हैं जो आपके सिलेबस में हैं। वाइंडिंग अप सारी आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब ये रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक तक आप समझ लेंगे सारे आपके सिलेबस में हैं। उसके बाद फिर वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वाइंडिंग अप के तमाम सेक्शंस नहीं है सिलेबस में, उन्होंने सेक्शन बाई सेक्शन नंबर दिए हुए, सेक्शन नंबर फ़लाँ कोर्स में है, सेक्शन नंबर फ़लाँ कोर्स में नहीं है। तो इसका जो रीडिंग मटेरियल आपको मिलेगा उसमें वही होंगे जो सिर्फ आपके सिलेबस में होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। कंपनीज एक्ट में फिर ना उसके बाद पहले 515 सेक्शंस के बाद फिर उसके स्केड्यूल्स हैं। जैसे फर्स्ट स्केड्यूल है, फर्स्ट स्केड्यूल में टेबल ए है। टेबल ए एक सैम्पल सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। इंट्रोडक्शन आपको करवा रहा हूँ इसके साथ, ये सैम्पल है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का। ऐसी कंपनीज जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, वो अगर चाहें तो अपने आर्टिकल्स खुद रजिस्टर करवा लें या चाहें तो वो टेबल ए को अडॉप्ट कर लें। ये उनके पास ऑप्शन होती है कि हम टेबल ए को अडॉप्ट कर लेंगे एज आवर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। टेबल ए को जब आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तौर पर अडॉप्ट करना होता है तो भी आपने आर्टिकल्स का एक सिंगल पेज बनाकर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर से साइन करवाकर साथ लगाना होता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स के साथ। आप आर्टिकल्स के तौर पर एक डॉक्यूमेंट लगाते हैं, कागज़ एक, उसके ऊपर लिख देते हैं कि वट एवर इज़ कंटेन्ड इन टेबल ए शैल बी आवर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। डिस्कशन इसके ऊपर मज़ीद करेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक के केस में इस अडॉप्टेशन में फ़र्क क्या पड़ता है। फिर टेबल ए के अलावा इसमें जो है ना और भी टेबल्स हैं। टेबल बी है, टेबल सी है। अगर देखें टेबल बी में क्या है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की एक वो है सैम्पल। फिर टेबल सी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसी कंपनी का जो लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल उसका होगा। फिर चलते हैं इसमें टेबल डी आ गया, ऐसी कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जो कि गारंटी लिमिटेड है और हैविंग शेयर कैपिटल है। टेबल ई आ गया, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी लेकिन हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल ई अनलिमिटेड के लिए है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का फिर जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का इसी के अंदर उन्होंने फिर दिया हुआ है अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल एफ फिर एक दिया हुआ है जो कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 42 में जो बनती हैं उनके सैम्पल सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं, सैम्पल सेट ऑफ मेमोरेंडम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब रहती हैं फॉर योर रीडिंग ओनली, कोई इसमें समझने समझाने वाली बात होती नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना इनको ज़रूरी होता है। बाकी अनलिमिटेड कंपनी की बात करें तो गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड कंपनी दोनों तरह की। मुझे आज प्रैक्टिस करते हुए 15 साल से ज़्यादा हो गए, मैंने कभी नहीं बनाई। इससे पहले आर्टिकल्स में भी कभी नहीं बनाई थी क्योंकि कोई बनाता ही नहीं, वो कंपनियाँ कभी बनी ही नहीं है, पता नहीं कैसे बनती हैं। बट कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल ये अक्सर औकात बनती रहती हैं, हम लोग बनाते हैं, रूटीन में बनाते हैं। तो ये टेबल उसी चीज़ के हैं कि आपके सैम्पल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। जब इनकी बारी आएगी तो पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, कॉर्पोरेट लॉ के सिलेबस में कौन कौन से टेबल थे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेड्यूल आपके सिलेबस में शामिल है। फर्स्ट शेड्यूल में सारे आपके ये वाली चीज़ें आ गई हैं जो सैम्पल सेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। सेकंड शेड्यूल में स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। और थर्ड शेड्यूल कंपनीज़ की डिटेल्स के बारे में है कि कौन सी कंपनीज़ कौन सी टाइप्स की कंपनीज़ कहलाएंगी, कौन सी कंपनी को पब्लिक इंटरेस्ट कहेंगे, कौन सी कंपनी को लार्ज साइज़ कहेंगे, कौन सी को मीडियम साइज़ कहेंगे। इसकी कैटेगराइजेशन आपके थर्ड शेड्यूल में दी है।
फिर आपका चौथा और पाँचवा शेड्यूल है, तो चौथा और पाँचवा शेड्यूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन के मतलब हैं। वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन से मतलब शेड्यूल है, ये आपके आई बिलीव WFR के सिलेबस में शामिल होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके मुताबिक बनवाई जाती हैं। ठीक है, 7th और शेड्यूल फिर छठा और सातवां फिर फीसों के हैं, वो सिलेबस में नहीं है। The act may be called the Companies Act 2017. It extends to the whole of Pakistan. This act shall come into force at once, except section 456, which shall come into force on such date as the federal government or the authority or person authorized by it may by notification in the official gazette appoint. कहते हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर अमल दरामद है इसका। कंपनीज एक्ट 2017 इसका नाम है, और पूरा सेक्शन फौरी तौर पर जिस दिन ये साइन हो गया प्रेसिडेंट से, उस दिन से ये नाफिजुल अमल है, सिवाय सेक्शन 456 के, जो कि उस डेट से एप्लीकेबल होगा जब कभी गवर्नमेंट या उसकी कोई भी जो इंस्ट्रूमेंटलिटी है वो उसको अपॉइंट करेगी। 456 वाज रिगार्डिंग जो आपने ये बनाते ना रियल इस्टेट कंपनीज बनाते हैं, तो रियल इस्टेट के काम को उस वक्त गवर्नमेंट चाह रही थी कि ज़रा स्ट्रक्चर कर दिया जाए, और स्ट्रक्चर करके उसको कॉरपोरेट के सेटअप में ले आया जाए, तो लाजमी कर दिया था उन्होंने उस वक्त। लेकिन बाद में अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने रोक दी। सेक्शन लिखा हुआ है लॉ में, इम्प्लीमेंटेड नहीं है। जैसे IFRS बन गया होता है, अडॉप्ट नहीं किया होता, वैसे ये सेक्शन अभी अडॉप्टेड सेक्शन नहीं है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान का मतलब क्या है? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल होगा, पाकिस्तान का पार्ट है कि नहीं है? है? कश्मीर क्या है? हैं? आज़ाद कश्मीर में नहीं है एप्लीकेबल। आज़ाद कश्मीर की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, आज़ाद कश्मीर की अपनी पूरी की पूरी जो है ना सेक्रेटेरिएट अलग है। वो पाकिस्तान की अलाइड रियासत है, वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, अलाइड रियासत है। ठीक है, उसका सारा कुछ अपना है, सेपरेट। वो पाकिस्तान के लॉज को वो कर लेते हैं, जिसे कहते हैं अडॉप्ट कर लेते हैं जब उनका दिल चाहता है। SECP की अमलदारी वहाँ नहीं है, उनका अपना रजिस्ट्रार है कंपनीज को रजिस्टर करने का, और वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 पर चल रहे हैं अभी तक। उन्होंने कंपनीज एक्ट 2017 को अडॉप्ट नहीं किया, क्यों राव नहीं किया ना अभी तक उन्होंने। लेटेस्ट हम ऑर्डिनेंस के तहत ही फाइल कर रहे हैं ना चीज़ें, तो उनका इनकम टैक्स का और सेल टैक्स का स्ट्रक्चर भी अपना है, डिफरेंट है। ठीक है जी, हर लॉ में डेफिनेशंस होती हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी डेफिनेशन है उनके ऊपर हम बात करते हैं अभी, बाकी डेफिनेशंस की बात आगे से आगे आती जाएगी। डेफिनेशंस हमेशा अल्फ़ाबेटिकली होती हैं, कभी ये नहीं सोचना कि शायद ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पहले लिखी हैं, अल्फ़ाबेटिकली वो चल रहे होते हैं। एडवोकेट की डेफिनेशन है, ऑल्टर की डेफिनेशन है, आर्टिकल्स की डेफिनेशन है। आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन है, बाद में करेंगे, काफ़ी लंबी बात है। ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, जिसके बगैर के कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती। आपने मेमोरेंडम में लिखना होता है कि आपका ऑथराइज कैपिटल कितना होगा। ऑथराइज कैपिटल लिखे बगैर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो ऑथराइज कैपिटल वहाँ लाजमी मेंशन करना होगा, और आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की फ़ी डिसाइड होती है ऑथराइज कैपिटल की बेसिस पर। जितना ज़्यादा ऑथराइज कैपिटल होगा उतनी ज़्यादा फ़ी होगी, जितना ज़्यादा ऑथराइज कैपिटल होगा उतनी ज़्यादा फ़ी होगी। वो बढ़ते कैपिटल के साथ बढ़ती जाती है, कम होती जाती है रुपयों के साथ, कि हर अगले लाख पे कम होती है, मगर जो जो आपका कैपिटल बढ़ेगा तो ये बढ़ती जाएगी। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर 30 मिलियन की अब कैप है शायद, कि 30 मिलियन से ज़्यादा किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की फ़ी नहीं होगी। कैपिटल चाहे जितना मर्जी फिर उसका आप बढ़ा लें, लेकिन इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा आप। ये आपके शेड्यूल्स में ही, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल में ही एक शेड्यूल फीसों का भी है, उसमें दे रखी हैं ये चीज़ें। बैंकिंग कंपनीज मतलब जो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 जो आपके सिलेबस में भी है, उसमें जो डिफाइंड होगी। बेनिफिशियल ओनरशिप का क्या मतलब है? बेनिफिशियल ओनरशिप जो है ना, दो डिफरेंट कैनोटेशंस पे चल रही होगी बात, जहन में रखना कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है, हमने बाद में जाके पढ़ना है UBO का। अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में आगे ना 2-3 सेक्शन डाले गए हैं कंपनीज लॉ के अंदर, उनमें अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में बात की गई है। और वो बेसिकली जो बेनामी कंपनियां होती हैं ना,
तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत और FATF की रिक्वायरमेंट्स के तहत उन्होंने अब उसको ये स्ट्रीमलाइन किया है कि आप ये जो कंपनी है इसकी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का पता करें। वो बेनिफिशियल ओनरशिप और इस बेनिफिशियल ओनरशिप में फ़र्क है, वो इसका पार्ट एंड पार्सल है। यहाँ पर बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब ये है कि अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो इट मीन्स कि मैं उसका बेनिफिशियल ओनर हूँ, उतने शेयर्स की हद तक मैं उस कंपनी का बेनिफिशियल ओनर हूँ। मैं उस कंपनी के शेयर्स ओन करता हूँ तो शेयर्स के साथ बेनिफिट्स एसोसिएटेड हैं, मैं उन बेनिफिट्स को ओन करता हूँ। क्या बेनिफिट्स एसोसिएटेड होते हैं शेयर्स के साथ? डिविडेंड है, मीटिंग अटेंड करने का राइट है, वोट करने का राइट है, डायरेक्टर बनने का राइट है, ऑडिटर अपॉइंट करने की नॉमिनेशन फाइल करने का राइट है, पोल डिमांड करने का राइट है, मेरे पास राइट है टू सेल द शेयर्स, ट्रांसफर माई ओनरशिप टू सम अदर्स नेम। ये सारे बेनिफिट्स हैं, तो मैं बेनिफिशियल ओनर बन जाता हूँ शेयर्स का अगर शेयर्स मेरे नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं। तो सिर्फ एक केस है कि जब शेयर्स आपके नाम पर रजिस्टर्ड होंगे लेकिन फिर भी आप बेनिफिशियल ओनर नहीं होंगे। सॉरी, नॉमिनी के केस में जहाँ पर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के नाम पर शेयर्स होंगे, वहाँ पर नाम शेयर्स होंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी के, लेकिन बेनिफिशियल ओनर वही पर्सन होगा जो कि एक्चुअली उन शेयर्स का ओनर है। CDC का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर है ना? सब लोगों को होता क्या कि ABCDEF ये कंपनी के शेयर होल्डर हैं सारे, ये मेंबर्स रजिस्टर है, इनके नाम के सामने लिखा हुआ है कि इनके नाम पे 10,000 शेयर्स हैं, इनके नाम पे 20,000 शेयर्स हैं, इनके नाम पे 30,000 शेयर्स हैं, इनके नाम पे भी 20,000 शेयर्स हैं, E के नाम पे भी 40,000 शेयर्स हैं, F के नाम पे 50,000 शेयर्स हैं। ये मेंबर्स रजिस्टर है। अभी ये सारे लोग जो हैं ABCD दे आर बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे ओन द राइट्स अटैच टू दीज शेयर। जो ये शेयर्स के ऊपर बेनिफिट्स एसोसिएटेड हैं ये इनको मिलेंगे। मगर अगर मिस्टर C का कल को ये दिल चाहता है कि मैंने ये शेयर्स अपने जो हैं अपने नाम पे नहीं रखने, CDC में रखने हैं, तो कंपनी मेंबर्स रजिस्टर में से C का नाम मिटा देती है और CDC में उसके शेयर्स रखवाने की वजह से CDC को अपना मेंबर बना लेती है। कंपनी की नज़र में CDC मेंबर है, आगे CDC एक शेयर्स का बैंक है, CDC में वो शेयर्स किसके पास हैं ये CDC को पता होगा। कंपनी का मेंबर था C, उसने कंपनी को रिक्वेस्ट दी कि मेरे शेयर्स CDC में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। वो ट्रांसफ़र डीड बना के कंपनी के पास ले गया, कंपनी ने वो ट्रांसफ़र डीड की बेसिस पे उसके कहने पर शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए। कहाँ ट्रांसफ़र किए? उसने जो अकाउंट दिया था उस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। होता यह कि मैं अगर अपने शेयर फिजिकल में रखना चाहूँ तो मैं अपने शेयर फिजिकल में अपने पास रखता हूँ, अपने ब्रीफ केस में रखूँगा, अपने ड्रॉर में रखूँगा, अपने लॉकर में रखूँगा। लेकिन अगर मैंने CDC में रखने हैं तो जस्ट लाइक कि मेरे पास कैश है और मैंने बैंक में रखना है तो बैंक में अकाउंट खोलता हूँ, वैसे मैं CDC में अकाउंट खोलता हूँ एक, और CDC में अकाउंट खोल के वो अकाउंट नंबर कंपनी को देता हूँ कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। कंपनी ने मेरे शेयर्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब मैं आगे चाहे किसी को बेच दूँ, CDC में किसी और के शेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ या कुछ भी करूँ, ये कंपनी को इस बात से कोई गर्ज नहीं है। कंपनी की नज़र में मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ, कंपनी की नज़र में अब CDC शेयर होल्डर है। हाँ, लेकिन कंपनी को भी पता है कि CDC जो है ये बेनिफिशियल ओनर नहीं है, इसकी ओनरशिप एज ए ट्रस्टी है। इसलिए कंपनी ने जब भी कभी डिविडेंड वगैरह देना होगा या मीटिंग के लिए बुलाना होगा तो कंपनी CDC से पूछेगी आपके पास हमारे 20,000 शेयर्स आ रहे हैं, ये 20,000 शेयर्स किसके नाम पर हैं, ज़रा उसको ये नोटिस देना है तो उसका एड्रेस दें। वो CDC आपको बताएगा कि जब पहली दफ़ा आए थे तब तो सिर्फ मिस्टर C के नाम पे थे, अब मिस्टर C 10 और लोगों को बेच चुके हैं बीच में, किसी को 2,000, किसी को 500, किसी को 1,000, तो ये 10 लोग आपके शेयर होल्डर हैं। कंपनी कतई एतराज़ नहीं करेगी। जो इन्फॉर्मेशन CDC ने प्रोवाइड कर दी, कंपनी उसी इन्फॉर्मेशन को मिनो अन सच तस्लीम करते हुए उन लोगों को अपना शेयर होल्डर मान लेगी और उनको नोटिस रवाना कर देगी मीटिंग के। ये ओनरशिप इंटरेस्ट है, CDC की ओनरशिप इंटरेस्ट है एज ए ट्रस्टी। वाइल CDC इज ओनरशिप इन ट्रस्टी, देयर मस्ट बी अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी। वो बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स इस केस में मिस्टर C था, C ने आगे जिस चीज़ को भी ट्रांसफ़र किए। कल को इस तरह मिस्टर जो हैं ये क्या नाम है इनका, मिस्टर A का भी इरादा बन जाता है कि मैंने भी अपने शेयर CDC में रखने हैं और B का भी इरादा बन जाता है कि CDC में रखने हैं, तो कंपनी ने सिर्फ ये करना है कि CDC के नाम पे ये 30,000 शेयर थे, अब कंपनी 60,000 लिख देगी।
अब कंपनी ने CDC से 30,000 शेयर्स का हिसाब नहीं मांगना, जब भी मांगना है 60,000 शेयर्स का हिसाब मांगना है। क्या आपके पास हमारे 60,000 शेयर्स आ रहे हैं, ज़रा बताएं तो किस किस के नाम पर हैं। हमने उन लोगों को मैसेज भेजने हैं, हमने उन लोगों को नोटिस भेजने हैं। पता चला कल को कोई और भी करना चाहे तो कंपनी के लिए CDC लिखा हुआ है, CDC इज़ ओनर ऑफ दीज शेयर्स। जी, जो शेयर स्टॉक मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं वो CDC से ट्रांसफ़र किए जाते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। स्टॉक मार्केट का और CDC का सिस्टम आपस में सिंक्रोनाइज्ड है। होता यह कि आप CDC में शेयर्स, आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स परचेज करते हैं तो परचेज करने से पहले आपका कोई अकाउंट एक खुला होना चाहिए CDC में। आपके ब्रोकर के पास आपका अकाउंट नंबर होता है। जब आप शेयर्स परचेज करते हैं तो आपका ब्रोकर उस अकाउंट नंबर में शेयर्स आपको प्रोवाइड करने का पाबंद है। जब आप बेचते हैं तो आपके उसी अकाउंट से डेबिट लगता है उन शेयर्स का। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में अभी आज की डेट में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बट देयर इज अ सेक्शन दैट ऑल द कंपनीज इन, उन्होंने कहा था कि कंपनीज एक्ट के विद इन 4 ईयर्स प्रोमलगेशन के सारी कंपनीज के शेयर्स CDC में रखे जाएंगे। तो सिर्फ रखने ही है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। उनको अलग एक CDC बना देगा एक उनकी डेटाबेस कि ये प्राइवेट कंपनीज हैं, ये पब्लिक कंपनीज। नहीं, अभी भी लिस्टेड कंपनी भी जब अपना फॉर्म में भेजती है तो वो CDC को तो नहीं मेंबर लिख के भेजती। ये कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में नाम CDC का लिखा है, लेकिन जब आपने फॉर्म A भेजना है तो आपने अपने मेंबर्स की लिस्ट एज एट दैट डेट भेजनी है। यस, आप फिर वो CDC से लेते हो, क्योंकि AGM के लिए आपने लिस्ट मंगवाई है ना लोगों की, वो लिस्ट आपने बुक क्लोजर करवा के मंगवाई है, अब वो वाली लिस्ट फिर भेजते हो। ट्रस्टी जो है ना CDC है मेजरली सारे शेयर होल्डर्स का, जिसके भी शेयर CDC में पड़े हुए हैं CDC उसका ट्रस्टी है। तो कंपनी को ये चीज़ हर वक्त अपने रजिस्टर में नोट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो अपने तौर पर फिजिकल रजिस्टर मेंटेन कर रही है उसमें कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन नोट करके रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे शेयर्स का एक्चुअली ओनर कौन है। कंपनी सिर्फ ये जानती है कि ये 10 मिलियन शेयर्स की हद तक CDC ओनर है, कल को ज़रूरत पड़ेगी CDC से लिस्टें निकलवा लेंगे। ठीक है, तो CDC इज ओनर ऑफ द शेयर्स, CDC इज ओनरशिप इन ट्रस्ट, बट बेनिफिशियल ओनर कोई ना कोई और होंगे। ठीक है, ये चीज़ 2 जगहों पर रेफर होनी है लॉ में। रेफर करवा दें अभी, सेक्शन 72, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट from a date notified by the commission, a company having share capital shall have shares in book entry form only। बुक एंट्री फॉर्म आप कहते हैं CDC फॉर्म को। फिजिकल में शेयर्स नहीं रखने, CDC में रखने हैं। ये कंपनीज एक्ट कहता है कि इस एक्ट के आ जाने के 4 साल के अंदर अंदर सारी कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो बुक एंट्री में ही होंगे। फिजिकल शेयर्स का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे हम ख़त्म कर रहे हैं, कल को हम कह दें कि देयर विल बी नो कैश ट्रांजैक्शन इंटायरली थ्रू आउट द कंट्री, इंटायर ट्रांजैक्शन शैल बी हेल्ड थ्रू बैंकिंग चैनल ओनली। कोई कैश में ट्रांजैक्शन होगी ही नहीं। तो ये सिमिलरली यहाँ कह दिया कि शेयर्स की कोई ट्रांजैक्शन फिजिकली नहीं होगी, ऑल शेयर शैल बी इन सेंट्रल डिपॉजिटरी। इसके ऊपर अभी बातचीत हो रही है, कोई बन रहे हैं रूल्स, बन रहे हैं रेगुलेशंस बन रहे हैं, क्योंकि 2021 गुजर गया, 17 में लॉ आया था, 4 साल तो तकरीबन गुजर गए हैं। तो SECP कर रहा है इसके ऊपर काम, उन्होंने रूल्स बनाए हैं और उसका फीडबैक मांग रहे हैं। रूल पक्के हो गए तो आपके सिलेबस में आ जाने कि ये रूल हैं अब आपके लिए। तो वो सारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके शेयर्स भी फिर CDC में हुआ करेंगे। नहीं, कॉस्टली नहीं होगा। CDC की कोई ख़ास फीस नहीं होगी। 1/10 ऑफ 1% ऑफ पेड अप कैपिटल होती है। 1/10 ऑफ 1% ऑफ पेड अप कैपिटल मेरे ख्याल में लिस्टेड, लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था ये थी फीस। तो बड़ी छोटी सी फीस है, उससे ज़्यादा खर्चा आपका शेयर इशू करने पे आ जाता है कि शेयर बनाएं, सर्टिफिकेट बनाएं, सर्टिफिकेट को जनाब असल में ना सर्टिफिकेट का इशू है। एक इशू ये है कि सर्टिफिकेट में 2 नंबरी हो जाती है, फोर्जरी हो जाती है। प्राइवेट कंपनियों में बहुत इश्यूज़ हैं। प्राइवेट कंपनीज़ के शेयर्स
लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक दूसरे से के नाम पर और बाद में कोर्ट केस बना रहता है। प्राइवेट कंपनियों में 90% कंपनीज में तो शेयर इशू ही नहीं किए जाते, बस लिख लिया रहता है उसके नाम पे इतने शेयर हैं, उसके नाम पे इतने शेयर हैं। नो कंपनी बॉदर्स टू प्रिपेयर शेयर सर्टिफिकेट्स। शेयर सर्टिफिकेट लोग बनाते ही नहीं है, तो जब बनाने ही नहीं है तो फिर आप बुक एंट्री में तो रख लो। क्या चीज़? वो फोर्जरी हो जाती है डॉक्यूमेंट्स में, फोर्ज करके डॉक्यूमेंट्स को बना देते हैं कि उससे भी अप्रूव करवा लिया था, उससे भी अप्रूव करवा लिया था। और प्राइवेट कंपनी में कौन सा कोई फॉर्म है, फॉर्म 29 देख रहे होते हैं डायरेक्टर, कंसल्टेंट से कह दिया फाइल कर दो, बस वो फाइल कर देते हैं। पता था जब चलता है 2-2 4-4 साल गुजर जाते हैं कि पीछे कोई काम हो गया था। फिर असल में मसला ये बना कि आपस में निपटें तो भी बात है, रजिस्ट्रार को पार्टी बना लेते हैं ले जाके कि रजिस्ट्रार ने गलत कर दिया था। जब रजिस्ट्रार पार्टी बनता है ना, तो उसको 1-2 दफ़ा अदालत जाना पड़ता है इस चक्कर में, तो फिर वो अगली दफ़ा वो अप्रूव ही नहीं करता। वो कहता जी जो इस बंदे ने डायरेक्टरशिप छोड़ी है ना, उससे मैं लेटर लिख के उससे वेरीफाई करूँगा उसके अपने पते के ऊपर। जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं करेगा तब तक मैं डायरेक्टरशिप का रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करूँगा उसका। पार्टनरशिप के केस में तो उन्होंने इतना मसला बना कि अब वो ये कहते हैं कि पार्टनर अगर छोड़ के जा रहे तो पार्टनर को पेश करो एक दफ़ा, यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस आके वो रजिस्ट्रार के सामने खड़ा होकर बयान दे कि जी मैं अपनी ज़ाती रजामंदी से पार्टनरशिप छोड़ रहा हूँ, ये कोई फोर्जरी नहीं कर रहे। लोग ये करते थे कि पार्टनरशिप डीड चेंज करवा देते थे पीछे पीछे, बंदा अपनी तरफ से बड़ा पार्टनर बना फिर रहा है और उसको पता चला कि उसको डीड से ही निकलवा दिया हुआ उन्होंने। Every existing company shall be required to replace its physical shares with book entry form in a manner as may be specified from the date notified by the Commission within a period not exceeding 4 years from the commencement of this Act, provided that Commission may notify different dates for different class of companies, provided further that Commission may, if it deems appropriate, extend the period for another 2 years besides this stated period. 4 साल का पीरियड दिया हुआ है, कमीशन समझे तो 2 साल का पीरियड और दे सकता है, 6 साल तक बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। और नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द शेयर्स ऑफ सच कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज एज में बी नोटिफाइड बाय कमीशन। कमीशन को एक इख्तियार ये भी दे दिया कि आप कुछ लोगों को छूट दे दें, एग्जाम्पशन दे दें कि इन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, सो इनके शेयर्स फिर उसमें नहीं जाएंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी में। तो अब कमीशन कह दे कि सिर्फ पब्लिक अनलिस्टेड के जाने हैं। कमीशन कहते हैं कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनियां जो फार्मास्यूटिकल में उनके लाजमी पहले भेज दो। क्लास ऑफ कंपनीज है ना, क्लास तो कोई भी हो सकती है, तो वो कर सकता है कि जिनका पेड अप कैपिटल से 1 मिलियन से कम है तो उनको नहीं है ज़रूरत CDC ज्वाइन करने की। कमीशन कुछ भी बना सकता है नोटिफिकेशन, जैसे उनको अच्छा लगेगा। जी फॉर्म ए क्या होता है बताएंगे, फॉर्म ए के बारे में भी बात करते हैं, फॉर्म ए के बारे में भी। जी आपने याद रखना है, मुझसे पूछना है दोबारा अगर मैंने ना बताया तो, ठीक है। अच्छा एक ये बात थी, और एक बात थी, एक मैंने आपको और कौन सी साथ इसके बाद, अब अभी हम बेनिफिशियल ओनरशिप की बात कर रहे थे ना, CDC की बात कर रहे थे। हाँ एक सेक्शन है जिसमें ये कहा हुआ है कि कंपनी इज़ नॉट बाउंड, ये देखो मुझे वर्डिंग याद थी उसके, मेरा सिस्टम टाइम ले रहा था। सेक्शन 121 ट्रस्ट नॉट टू बी एंटर्ड ऑन रजिस्टर, ये कहता है कि नो नोटिस ऑफ एनी ट्रस्ट एक्सप्रेस इम्प्लाइड और कंस्ट्रक्टिव शैल बी एंटर्ड ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी और बी रिसीवेबल बाय द रजिस्ट्रार। ये बेसिकली अभी हमने एक बात की ऊपर के शेयर्स आपके पास फिजिकल फॉर्म में थे, आपने CDC में रखवा दिए, तो CDC इज़ अ ट्रस्टी। I know that CDC is a trustee, you know that CDC is a trustee, company knows that CDC is a trustee, so everyone knows that CDC के नाम पर जो शेयर्स लिखे हुए हैं ना रजिस्टर में, वो एक्चुअली तो किसी और के हैं। तो इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी कि कंपनी ये चीज़ भी लिख के रखे अपने रजिस्टर्स में कि ये शेयर्स एक्चुअली किसके हैं, कि वो एक्चुअल उनकी ओनरशिप्स भी लिख के रखे। हालांकि कंपनी को पता है कि CDC में पड़े हुए शेयर CDC के नहीं हैं, लोगों के हैं, लेकिन कंपनी को ये रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। नो नोटिस ऑफ एनी ट्रस्ट, नोटिस ऑफ ट्रस्ट हमें पता है ये नोटिस में है हमारे, बट इट शैल नॉट बी एंटर्ड ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स नॉट बी रिसीवेबल बाय रजिस्ट्रार।
रजिस्ट्रार भी नहीं कह सकता कि मुझे आप जब भी रजिस्टर ऑफ मेंबर मुझे दो तो साथ में वो CDC वाले भी एक्चुअल शेयर होल्डर्स का पता मुझे बताओ। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और कंस्ट्रक्टिव। ट्रस्टी कौन होते हैं? ट्रस्टी CDC ट्रस्टी है एक तो, ठीक है। फिर सम टाइम होते हैं जैसे कोई जो होते हैं ना माइनर शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका भी ट्रस्टी या गार्डियन अपॉइंटेड होता है, वो भी एक गार्डियन के तौर पे शेयर्स ओन कर रहा होता है, उसका भी पता होता है कंपनी को कि इसके अपने नहीं है किसी और के हैं। बट वो कहते हैं कि इसको मेंबर्स रजिस्टर में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे वो किसी भी तरह से आपने ट्रस्ट का आपको पता चला हो। सो CDC के नाम पर जो शेयर्स हैं, कंपनी उनकी डिटेल्स मेंटेन करने की पाबंद नहीं है, ना कोई कंपनी से मांग सकता है। अगर कंपनी को कभी CDC में पड़े हुए शेयर्स की डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी CDC से मंगवाएगी कि हमें हमारे शेयर होल्डर्स की डिटेल्स दे दो। ये 121 की कंडीशन थी। तो अब हम वापस चलते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। हम कर रहे थे डेफिनेशन, बेनिफिशियल ओनरशिप की डेफिनेशन। उन्होंने असल में वहाँ पर ना बेनिफिशियल ओनरशिप को डिफाइन नहीं किया हुआ, उन्होंने ये बताया हुआ कि व्हाट शैल एंड व्हाट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द बेनिफिशियल ओनरशिप। बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ shareholder or officer of a company means ownership of securities beneficially owned, held or controlled by any officer or substantial shareholder directly or indirectly। यहाँ पर हम मानेंगे कि बेनिफिशियल ओनरशिप का क्या मतलब है? वो सिक्योरिटीज़ जो बेनिफिशियली ओन्ड बाय डायरेक्टर हैं, बेनिफिशियली ओन्ड बाय ऑफिसर हैं, या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर जिनको बेनिफिशियली ओन कर रहे हैं, हम उनकी यहाँ पर डिफिनीशन कर रहे हैं। वैसे तो ये होता है कि अगर मैं सिर्फ एक शेयर होल्डर हूँ, 2-3% शेयर्स मेरे पास हैं सिर्फ, और एक ऑर्डनरी शेयर होल्डर हूँ, तो फिर सिर्फ मेरे पास जो शेयर्स हैं वो मेरे बेनिफिशियली ओन्ड शेयर्स हैं, मैंने जो अपने पैसे खर्च करके ख़रीदे हैं वो मेरे बेनिफिशियली ओन्ड शेयर्स हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्टर हूँ ना, तो फिर जो मेरे पास शेयर्स हैं वो भी मेरे बेनिफिशियली ओन्ड हैं, जो मेरी वाइफ के पास हैं वो भी मेरे बेनिफिशियली ओन्ड हैं, जो मेरे बच्चों के पास हैं, माइनर किड्स के पास, वो भी मेरे पास माने जाएंगे। बेसिकली उन्होंने क्लब कर देना होता है फिर उसको। लेकिन अगर मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, 1%, 2%, 3% शेयर, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, तो फिर सिर्फ मेरे पास जो शेयर्स हैं वही मेरे बेनिफिशियली ओन्ड शेयर्स हैं। लेकिन अगर डायरेक्टर हैं, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर हैं, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर कहते हैं जिसके पास कंपनी के 10% या उससे ज़्यादा शेयर्स हों, डायरेक्टर हैं, ऑफिसर हैं या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर हैं, तो फिर वो कहते हैं कि फिर हम मिला के देखेंगे आपके और आपके रिश्तेदारों के पास मिला के कितने शेयर्स बन जाते हैं, वो सारे हम आपकी बेनिफिशियल ओनरशिप में ही शामिल करेंगे। वो अभी यूबीओ पे चलते हैं जी, हाँ काउंट होते हैं, बिल्कुल काउंट होते हैं। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इधर बाई हिम और हर, उसके अपने नाम पर जो है वो उसके हैं। द वाइफ और हस्बैंड ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी नॉट बीइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, उनके पास जो शेयर्स हैं, आपके अपने पास जो शेयर्स हैं वो भी आपके हैं, आपके स्पाउस के नाम पे जो शेयर्स हैं वो भी आपके हैं। और अगर आपका स्पाउस खुद से ऑफिसर है, बेसिकली यहाँ पर ना ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में होता ही है कि आपने SECP को ना अपनी एक स्टेटमेंट जमा करानी होती है, अल्टीमेट अपनी बेनिफिशियल ओनरशिप की स्टेटमेंट, कि मेरे पास इतने शेयर्स हैं। तो जब स्टेटमेंट जमा करानी है तो सिर्फ अपने शेयर्स नहीं लिखने, बल्कि उसमें अपने भी लिखने हैं, अपनी वाइफ के भी लिखने हैं, और अगले में लिखा है माइनर सन और डॉटर ऑफ एन ऑफिसर, वेयर सन इंक्लूड स्टेप सन, डॉटर इंक्लूड स्टेप डॉटर, माइनर मीन्स पर्सन जो कि लेस देन एज ऑफ मेजोरिटी हो, 18 साल से कम का हो, तो वो भी आपने अपनी कैटेगरी में बनाकर भेजने कि मैं इन सारे शेयर्स को ओन करता हूँ। इन केस ऑफ, अच्छा यहाँ पर एक और बात भी है कि ऑफिसर का वर्ड यूज़ किया हुआ है, डायरेक्टर का नहीं यूज़ किया। ऑफिसर की डेफिनेशन में डायरेक्टर शामिल है, ऑफिसर की डेफिनेशन में डायरेक्टर ऑटोमेटिकली शामिल है, और लोग भी शामिल हैं इसमें, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी, CFO भी, और लोग भी शामिल हैं। In case of a company where such officer or substantial shareholder is a shareholder but to the extent of his proportionate shareholding, बताते हैं जी इसके बारे में। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर कौन है? जो कि कंपनी के 10% इशूड शेयर कैपिटल को ओन करता है
या फिर इतने शेयर्स ओन करता है कि वो 10% वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर सके। ये बात समझ आती है आपको कि मेरे पास या तो इतने शेयर्स हैं कि मैं कंपनी के 10% शेयर कैपिटल का ओन करता हूँ, तो इसका मतलब है कि टोटल पेड अप कैपिटल कंपनी का फ़र्ज़ कर लो 1000 मिलियन है, तो उसमें से 100 मिलियन मेरा पेड अप है। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ़ शेयर जो कंपनी ने इशू कर रखे हैं वो 100 मिलियन है, तो उसमें से 10 मिलियन मेरे पास हैं, तो मैं सब्सटैंशियल शेयर होल्डर हूँ। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास जो शेयर कैपिटल है वो तो सिर्फ 6% हो, लेकिन मेरे पास वोटिंग पावर टोटल वोटिंग पावर के 10% से ज़्यादा हो, 12% हो, 13% हो। ऐसा हो सकता है? नहीं, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी में एग्रीमेंट के थ्रू भी हो सकता है, एग्रीमेंट के थ्रू भी हो सकता है। क्लास बाय क्लास वोटिंग राइट्स का फ़र्क भी सम टाइम होता है, तो अगर आपके पास किसी दूसरी क्लास के वोटिंग शेयर्स हैं जिसमें वोटिंग पावर ज़्यादा है, तो फिर वो भी एक इशू हो सकता है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। पहले सब्सटैंशियल शेयर होल्डर के बारे में आपको बता दें। उन्होंने कहा कि 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, तो ये तो एक सिंपल बात हो गई कि आपका अगर 100 मिलियन शेयर्स हैं तो उसका 10%, यानी अगर आपके पास 10 मिलियन शेयर्स हैं, जो भी इनके ऊपर वोटिंग पावर हो। लेकिन अगर कंपनी में क्लासेस हैं, क्लास ए क्लास बी के शेयर्स हैं, क्लास ए के एक शेयर के ऊपर एक वोटिंग राइट होता है और क्लास बी के एक शेयर के ऊपर 2 वोटिंग राइट होते हैं, और मेरे पास क्लास बी के शेयर्स हैं, टोटल वोटिंग पावर टोटल कंपनी के शेयर्स हैं 100 मिलियन, जिसमें से जो 70 मिलियन शेयर्स हैं वो क्लास ए से बिलोंग करते हैं और 30 मिलियन शेयर्स क्लास बी से बिलोंग करते हैं। आप टोटल वोट निकालें ज़रा, टोटल वोट कितने होंगे इस कंपनी में? 70 मिलियन शेयर्स हैं जो क्लास ए से बिलोंग करते हैं, तो उनके वोटिंग पावर कितनी होगी? 70 मिलियन वोट्स हैं, और इनके कितने होंगे? 60 मिलियन वोट्स, तो टोटल कितने हो गए? 130 मिलियन वोट्स। इस 130 मिलियन वोट में से क्लास बी के पास कितने हैं? 30 डिवाइडेड बाई 130 मल्टीप्लाइड बाई 100, 60 नहीं होगा, कम होगा 60 से, करके दें ज़रा, कैलकुलेटर खुला रखना है आपने। सॉरी 60 डिवाइडेड बाई 130 आना ये जी 46%। तो 46% जो हैं ऑफ द शेयर्स दे आर ओन्ड बाई क्लास बी। हालांकि क्लास बी के पास वैसे 30 मिलियन शेयर्स हैं, उनके पास 70 मिलियन है। होना तो ये चाहिए था कि इनके पास वोट भी 30 मिलियन होते, लेकिन 2 थे, तो हम ये भी नहीं कह सकते इनके पास एग्जैक्टली डबल वोटिंग पावर है उनसे। डबल वोटिंग पावर है इनके पास, उनके एक शेयर के ऊपर एक वोटिंग राइट है, इनके एक शेयर के ऊपर 2 हैं, लेकिन कलेक्टिव में तो ऐसे ही देखेंगे ना कि कलेक्टिव वोटिंग पावर में क्लास बी की कितने % मेजॉरिटी है। मुश्किल होगी बात, वो भाई को मुश्किल लग रही है। भाई आपको मुश्किल लग रही, क्या नाम है आपका? हाँ, अब्दुल अहद, आपको मुश्किल लग रही है ये बात। हुआ क्या है कि टोटल वोटिंग पावर अगर हमारी 130 मिलियन है, तो हम यही मान के चलेंगे कि ये 100% है। तो इसमें से जितना हमारे ये 60 मिलियन वाले हैं, तो यही देखा जाएगा ना कि इनके पास इनकी कितनी वोटिंग पावर है। इनके पास 60 मिलियन वोट है टोटल 130 मिलियन में से, तो फिर इसका मतलब है इनके पास 46% वोट्स हैं। ठीक है, तो अगर कल को हम कहेंगे क्लास, आपसे कोई इस तरह का सवाल करवा लेगी क्लास बी खुद ही कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा लेगी, तो करवा लेगी। अगर क्लास ए सारी की सारी रिजेक्ट कर दे, तो क्लास बी खुद से नहीं रेजोल्यूशन पास करवा सकती। तो अब हमें इस तरह की सिचुएशन में देखना पड़ता है कि अगर हमारे पास क्लास बी के बेशक 10% वोट ना भी हो, सॉरी 10% शेयर कैपिटल ना भी हो टोटल कैपिटल का, तो क्लास बी के कम शेयर्स ही हमें 10% दे देते हैं। ज़रा कैलकुलेशन करें, क्लास बी के कितने शेयर्स आपके पास होंगे तो आपके पास 10% वोटिंग पावर आ जाएगी।
30 मिलियन शेयर्स आपको देते हैं 46%, 1 मिलियन शेयर आपको देते हैं 46 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। करें ज़रा क्या आता है ये, सॉरी नहीं, हमें कितने चाहिए था, सॉरी ये 1 मिनट ठहर जाए, ये मेरा वो यूनिट मेथड मेजरमेंट जो है ना मेरा गलत हो गया, आप खुद करें इसको। 30 मिलियन शेयर्स हमें देते हैं 46%, जबकि हमें चाहिए 10%। 30 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 10। अगर मेरे पास क्लास बी के 6.52 मिलियन शेयर्स हैं तो ये 6.52 मिलियन शेयर्स मुझे 10% वोटिंग पावर दे देते हैं कंपनी के अंदर। और जब मुझे 10% वोटिंग पावर मिल जाती है तो मैं कंपनी का सब्सटैंशियल शेयर होल्डर बन जाता हूँ, चाहे मेरे पास दायरा 10% ऑफ द कैपिटल तो नहीं है, मेरे पास तो ओनली 6.52 मिलियन शेयर्स हैं। ये 6.52 मिलियन शेयर्स टोटल कैपिटल का कितने परसेंट बनते हैं, 6.52% ही बनते हैं, वो 100 है ना, हमने एज्यूम किया था। तो यू हैव गॉट ओनली 6.52% शेयर्स बट यू गॉट 10% वोटिंग राइट, सो यू आर अ सब्सटैंशियल शेयर होल्डर। किसी को ना समझ आइए तो मुझसे अभी डिस्कस कर लें इसको। तो यहाँ बात क्या की हुई थी, सब्सटैंशियल शेयर होल्डर कौन है, पर्सन हु हैज़ एन इंटरेस्ट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी the nominal value of which is equal to or more than 10% of the issued share capital of the company, or which enables the person to exercise or control the exercise of 10% or more of the voting power at a general meeting of the company. So this person जिसके पास हमारी एग्जांपल में 6.52% शेयर थे, he owns 10% वोटिंग पावर, तो वो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर तो हो गया, सब्सटैंशियल शेयर होल्डर हो गया वो। जी इशूड शेयर कैपिटल, सारे इशूड की बात हो रही है। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप हमेशा एक होगा। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका इशूड कैपिटल कुछ और हो, सब्सक्राइब्ड कुछ और हो और पेड अप कुछ और हो। हमारे यहाँ हमेशा ऐसा होगा कि इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल एक जितना ही माना जाएगा ऑलवेज, क्योंकि आप अगर कैपिटल इशू करते हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं कर पाते प्रॉपरली तो आपको वो पूरे का पूरा इशू वापस लेना पड़ता है, या फिर आपको जितना इशू करें उतने का उतना सब्सक्राइब और पेड अप करवाना ही पड़ता है। करेंगे इसके ऊपर बात। तो सब्सटैंशियल शेयर होल्डर की बात हो गई। कंट्रोल, हमने कहा कि यू कंट्रोल वोटिंग पावर, यू कंट्रोल शेयर्स। कंट्रोल इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज मीन द पावर टू एक्सरसाइज अ कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ओवर द पावर अटैच्ड देयर टू। इन केस सब्सटैंशियल शेयर होल्डर इज ए नॉन नेचुरल पर्सन, ओनली दोज सिक्योरिटीज शैल बी ट्रीटेड एज बेनिफिशियली ओन्ड। अभी वो बेनिफिशियली ओन्ड की बात हम कर रहे थे, बीच में हमने एक और मारूजी बात छेड़ ली। मैं एक और बात इसमें बताना चाह रहा था। आदिल हैं, आदिल कंपनी में डायरेक्टर हैं, इनके नाम पर शेयर्स हैं, ओन नेम पर इनके हैं, टोटल कैपिटल के 10 मिलियन शेयर्स हैं, इनके वाइफ के नाम पर शेयर्स हैं 5 मिलियन, इनके माइनर सन के नाम पर शेयर्स हैं 3 मिलियन, और ये एबीसी पीवीटी एक कंपनी है जिसमें आदिल साहब के 30% शेयर्स हैं, और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के पास हमारे 3 मिलियन शेयर्स हैं। ठीक है, तो अब अगर पूछा जाए कि आदिल के पास एक्चुअली कितने % बेनिफिशियल शेयर्स का ओनर आदिल है, तो हमें देखना पड़ेगा कि आदिल के पास टोटल कैपिटल कितना है। आदिल डायरेक्टर है तो इसका मतलब है कि आदिल के हिम और हर 10 मिलियन तो उसके हैं, उसकी वाइफ के पास जो 5 मिलियन शेयर्स हैं वो भी इसके माने जाएंगे, इसके जो बच्चों के पास शेयर है माइनर सन के पास वो भी इसके माने जाएंगे, और ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास हैं ये भी इसके हैं, लेकिन ये सारे इसके नहीं हैं, इसका 30%। तो आप कर लो कि 10 मिलियन ये वाला, 5 मिलियन ये वाला,
3 मिलियन ये वाला, तो 30 का 3 का 30% कितना आ जाएगा जी? 0.9 मिलियन। चलो, तो अब ये हम कहेंगे जी इसकी सब्सटेंशियल इसकी बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ शेयर्स मिस्टर आदिल की ये बन गई 15 और 3 18, 18.9 मिलियन। अब इसमें ना चेंजेस आ जाएंगी, हालात के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ चेंजेस आ जाएंगी। इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि वाइफ उसकी जो है ना वो खुद से भी एक डायरेक्टर हैं, शी इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर। तो फिर हम ये जो 5% है ना जो उसकी वाइफ के नाम पर हैं वो फिर इसकी ओनरशिप में शामिल नहीं करेंगे, बिकॉज वो अपनी स्टेटमेंट अलग फाइल कर रही होगी ना बेनिफिशियल ओनरशिप की, वो अपना रिकॉर्ड अलग मेंटेन कर रही होगी। हमें ये बताया जाता है कि जो माइनर सन के नाम पे शेयर्स हैं ना, ये उसके फ़र्ज कर लेते हैं उसके मटरनल ग्रैंडफादर ने उसको गिफ्ट किए हुए हैं और इसका कंट्रोल उसके पास ही है। मटरनल ग्रैंडफादर नाना जी के नाम पे शेयर्स हैं, नाना जी ने दिए हुए और कंट्रोल भी उनके पास है। ही हैज़ गॉट नो कंट्रोल ओवर दिस शेयर्स, क्योंकि अभी आपने पढ़ा डेफिनेशन में, उन्होंने कहा जहाँ कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हो वही आपकी ओनरशिप में जाएगा, जहाँ कंट्रोल नहीं एक्सरसाइज कर सकते वो नहीं जाएगा। तो हम ये भी निकाल देंगे, ठीक है। और फिर बाकी के रह जाएंगे जो भी होंगे उसके। और ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हमने इसके खाते में डालने हैं वो सिर्फ उसी सूरत में डालने हैं जब ओनर नेचुरल पर्सन है। अगर ये नॉन नेचुरल पर्सन होता तो सिर्फ अपने ही शेयर्स के बारे में बताता, थ्रू अदर सब्सिडरीज ना बताता। मिसाल के तौर पर लास्ट वाली कौन सी? एबीसी वाली। आदिल लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, इसके पास आलम लिमिटेड एक दूसरी कंपनी के 15% शेयर्स हैं जो कि बनते हैं 15 मिलियन। तो अब जब हम आदिल लिमिटेड की बेनिफिशियल ओनरशिप की स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि आदिल लिमिटेड के नाम पर कितने शेयर्स हैं, 15 मिलियन बस। आदिल लिमिटेड जो है इसके डायरेक्टर्स के पास भी शेयर्स हैं आलम लिमिटेड के, हम उनको इग्नोर कर देंगे। आदिल लिमिटेड की एक सब्सिडरी है उसके पास भी आलम लिमिटेड के शेयर्स हैं, हम उनको इग्नोर करके सिर्फ जो इसके अपने नाम पर हैं सिर्फ उनको देखेंगे। ये नेचुरल पर्सन के लिए हम कहते हैं उसकी बीवी के पास हैं, उसके खामद के पास हैं, उसके बच्चों के पास हैं, उसके प्राइवेट कंपनियों में जो हैं वो सारे देखेंगे, जबकि नॉन नेचुरल पर्सन के लिए सिर्फ जो उसके अपने नाम पर हैं। ये बात यहाँ पर लिखी भी हुई है। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर इज अ नॉन नेचुरल पर्सन, ओनली दो सिक्योरिटीज विल बी ट्रीटेड बेनिफिशियली ओन्ड बाय इट विच आर हेल्ड इन इट्स नेम। ठीक हो गया जी? नहीं, उसके अंदर उसके पास 30% शेयर्स थे, उसके पास 30% शेयर्स थे, इसीलिए हमने 3 मिलियन का 30% उसके खाते में डाला था। यही कहा ना कि आदिल के पास एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के 30% शेयर्स थे, एबीसी के पास 3 मिलियन शेयर्स थे। वो बेसिकली रास्ता बंद कर रहे हैं ना कि कोई ऐसा ना करे कि जी अपने ज़ाती नाम से ना ख़रीदे और कंपनियों के नाम से शेयर्स ख़रीद के कंपनी को कंट्रोल कर रहा हो। वो कह रहे हैं आपने हमें सारा बताना है, आप हमें सारा बताएंगे, आगे हम फैसला करेंगे कि आपको क्या अलेज करने क्या नहीं। किसकी? कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी खरीदें, आप ख़रीद लें, बस आपने हमें बताना है कि आपने ख़रीदे हमें, आप ख़रीद लें, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी, बोर्ड की बात हो गई। बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब भी वर्ड बोर्ड लिखा होगा लॉ में। बॉडी कॉर्पोरेट की कल हमने बात की थी। बॉडी कॉर्पोरेट एक जेनेरिक टर्म है, हम जब भी यूज़ करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट का वर्ड, तो बॉडी कॉर्पोरेट में हर वो कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है वो भी शामिल है, हर वो कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है वो भी शामिल है। स्टैचूटरी बॉडी डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैचूट, जैसे मैंने आपको बताया SCCP को, SCCP का जो एक्ट है उसने बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर किया है कि इट शैल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सिमिलरली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। बॉडी कॉर्पोरेट बेसिकली निकलता कहाँ से है? एक
एक्ट यानी बॉडी कॉर्पोरेट कहते किसको हैं? हर वो इदारा जो अपनी वो जो कंपनी की बेसिक शराइत हैं वो पूरी कर सकता हो। बेसिक शराइत क्या होती हैं? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस आपकी, और पर्सनल एसेट्स वगैरह और पर्सनल लाइबिलिटीज़ वगैरह जो ओन कर सकता हो, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, वो आपकी बॉडी कॉर्पोरेट या कॉरपोरेशन बन जाती है। एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आप कह सकते हैं। एलएलपी इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन द पार्टनर्स। वन पार्टनर कम्स और गोज, द एलएलपी इज स्ट्रेट अवे वो ख़त्म हो जाती है। क्या नहीं, एलएलपी हमारे सिलेबस में नहीं है। हो रही है, एलएलपीज बन रही हैं, राव ने बनवाई है, राव तो नहीं बनवाई, तुमसे पहले फिर हमने बनवा दी है, बनवाई है लेकिन। अच्छा जी, स्टैट्यूटरी बॉडी वो भी है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका अपना लॉ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अदरवाइज बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पे बिल्कुल पूरा उतरती है, लेकिन इस लॉ में हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। या कोई भी एंटिटी जिसको फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर इंचार्ज निकाल दे डेफिनेशन में से कि दिस एंटिटी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो फिर दैट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने पढ़ना है, आपको पता है, रेलिवेंट जगह पे जाके भी वैसे डिस्कशन हो जाएगी। सेंट्रल डिपॉजिटरी बात हो गई आपके साथ। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बेहतर पता होगा कौन होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसको भी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन भी आगे जाके पढ़ेंगे। सीएफओ की डेफिनेशन नई डाली है इन्होंने, पहले नहीं होती थी, कंपनीज एक्ट 2017 में आके डाली है। इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू परफॉर्म सच फंक्शंस एंड ड्यूटीज एज आर कस्टमरली परफॉर्म्ड बाय चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। पहले चीफ अकाउंटेंट को रिकग्नाइज करता था लॉ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को नहीं करता था, लेकिन अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को रिकग्नाइज करता है। कमीशन जब भी कहेंगे तो कमीशन का मतलब होगा SECP, और हालांकि और भी कमीशन है पाकिस्तान में, कंपटीशन कमीशन भी है, इंक्वायरी कमीशन भी बन जाते हैं कभी कभी, बट कमीशन वेयर एवर रिटन इन द कंपनीज एक्ट वुड मीन SECP। कंपनी, हर वो कंपनी जो रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट है, ये कंपनी लॉ के तहत बनी है। दिस एक्ट तो आपको समझ आ ही गई, कंपनीज एक्ट 2017, कंपनी लॉ पुराने जितने भी कवानीन पाकिस्तान में कभी रहे हैं कंपनीज को चलाने के लिए, उसमें 84 का कानून था, 2016 में ऑर्डिनेंस आया था 90 दिनों के लिए रहा था, या फिर कंपनीज एक्ट 1913 था। ये सारे कवानीन के तहत कोई ना कोई कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई हुई हैं। ऐसी कंपनियां भी हैं जो 1913 के कानून के तहत इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1984 में कानून बदला तो 1984 वाले कानून में लिख दिया गया कि जो पहले से बनी हुई हैं वो ठीक हैं, कंपनीज ही हैं, वो भी कंपनीज हैं। 84 के कानून के बाद 2016 में ऑर्डिनेंस आया है, उसमें भी कहा कि जो कंपनियां पुराने कवानीन के तहत बनी हुई हैं वो भी एग्जिस्ट करती रहेंगी, नए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होंगे आपको, यू कैन कंटिन्यू। 2017 में कानून बदला, फिर उसमें उन्होंने आगे कहा कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी हुई कंपनी भी कंपनी है, और कंपनी लॉ के तहत बनी हुई कंपनी भी कंपनी है। और कंपनी लॉ क्या है? प्रीवियस सारे कंपनीज एक्ट या ऑर्डिनेंस वो कंपनी लॉ हैं, और कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट 2017 भी शामिल है। अनलेस and also include this act unless the context provides otherwise। So हमने आसानी ये पैदा कर ली कि हम ये कह देंगे okay no, company law prohibits it। What do you mean by company law? Company law means Companies Act 2017, it prohibits this particular transaction, आप नहीं कर सकते। अच्छा, तो कंपनी लॉ और कंपनीज एक्ट में फिर क्या फ़र्क हुआ? उन्होंने कहा सिर्फ जहाँ कहीं ऐसा मसला हो जाए कि कंपनीज एक्ट को अलहदा से बयान करना ज़रूरी हो, वहाँ पर अलहदा होगा, वरना कंपनी लॉ की डेफिनेशन में कंपनीज एक्ट भी शामिल ही है। तो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पे इतनी बात हम करेंगे। आगे कंपनीज की टाइप्स आ गई हैं, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनियाँ कौन सी होती हैं? वो कंपनियाँ जो जहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी गारंटी से लिमिटेड होती है, कि मेंबर बनते वक्त गारंटी देता है कि अगर मेरे मेंबर रहते रहते कंपनी वाइंड अप हो गई तो मैं इतनी रकम कंट्रीब्यूट करूंगा कंपनी के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। वैसे तो जब भी कंपनी वाइंड अप होती है तो हम कंपनी के एसेट्स को बेचते हैं, उसकी लायबिलिटीज़ पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। आइडियली तो होना चाहिए कि कंपनी के पास इतने एसेट्स हों कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ पे कर सकती हो, लेकिन अगर कंपनी के पास एसेट्स इनसफिशिएंट हैं तो फिर हम कंपनीज की लायबिलिटीज़ उठाते हैं, उन एसेट्स उठाते हैं, बेचते हैं, बाकी फिर हम कंपनी के मेंबर्स से कहते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करें। अब आप गारंटी लिमिटेड कंपनी के मेंबर हैं तो कोई रकम गारंटी कर रखी होगी, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हर मेंबर ने उतनी रकम तक आपसे लेके
लाइबिलिटीज़ पे ऑफ की जा सकती हैं। बहुत कम कंपनीज ऐसे बनती हैं, सिर्फ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हैं पाकिस्तान में नॉर्मली जो बनाई जाती हैं गारंटी लिमिटेड कंपनी के तौर पर, गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के तौर पे बनाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत कम कंपनीज हैं जिनको गारंटी लिमिटेड के तौर पे बनाया जाता है। इक्वल होता है, गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल जो होती है ना, उसमें इक्वल होता है हर शेयर होल्डर, हर किसी का इक्वल स्टेटस है। देखो पता क्या क्यों बनती हैं गारंटी लिमिटेड कंपनियां? मिसाल के तौर पर ये जी बननी है कोई बननी है वो जो क्या कहते हैं ट्रेड एसोसिएशन बननी है, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान बेकरीज एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद वगैरह। अब रजिस्टर तो होना है ना इसने कहीं ना कहीं, तो इसने डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास रजिस्टर होना होता है, ठीक है, तो वो गारंटी लिमिटेड कंपनी टाइप एक चीज़ बन जाती है एसोसिएशन जो होती है। इसी तरह से शौकत खाना मेमोरियल कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बननी है, गारंटी लिमिटेड के तौर पे इनकॉर्पोरेट हो जाती है। जो जो उसका मेंबर होगा वो गारंटी देता है कि कल को अगर ये कंपनी वाइंड अप होगी तो मैं इतनी रकम कंट्रीब्यूट करूँगा कंपनी के एसेट्स को, कंपनी के लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी के केस में जो गारंटी की अमाउंट है वो कंपनी की वाइंडिंग अप से पहले मांगी नहीं जा सकती मेंबर से। अगर आपके मेंबर रहते रहते कंपनी वाइंड अप नहीं हुई तो आपने कुछ नहीं देना। अगर आपके मेंबर रहने के 1 साल के बाद भी कंपनी वाइंड अप हो गई तो भी आप पे करने के पाबंद होंगे टू सर्टेन एक्सटेंट, पढ़ेंगे वाइंडिंग अप में जाके। लेकिन अगर 1 साल भी गुजर गया फिर तो आपको कोई ताल्लुक नहीं है। लिमिटेड बाय शेयर कंपनियां जो मोस्ट ऑफनली बनाई जाती हैं हमारे यहाँ, मोस्ट ऑफन कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, और इसमें कहते हैं कि अगर कोई अनपेड रकम है आपकी तो वहाँ तक आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। यह सिर्फ डेफिनेशन के लिए बात रह गई है। पाकिस्तान में अगर फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये है तो पूरे 10 रुपये देकर ही आपको वो शेयर मिलता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 10 रुपये के अगेंस्ट 9 रुपये दे दें या 8 रुपये दे दें और बाकी रकम आपको बाद में मिलेगी। या आप पार्टली पेड शेयर्स इशू ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स डूबेगी तो मेंबर्स शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। इस केस में मेंबर्स की नो फर्दर लाइबिलिटी होती है, जबकि इस केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी हो सकती है कि मेंबर्स ने ज़ाहिर एक अमाउंट गारंटी कर रखी है। कंपनी सेक्रेटरी इंडिविजुअल अपॉइंट किया परफॉर्म करने के लिए सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इनका भी एक एक्ट है 1966 का, उसके तहत जो कोई बना वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो होता है ना, इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स होता था। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ये हमारे ऑर्डिनेंस से पहले का आया हुआ था, लेकिन बहरहाल उन्होंने बाद में अपना स्ट्रक्चर सीधा कर लिया ज़रा। कोर्ट मीन्स द कंपनी बेंच ऑफ हाई कोर्ट। कंपनी बेंच से मुराद क्या है? कोर्ट्स के बारे में वैसे आगे सेक्शंस भी हैं। हाई कोर्ट, कोर्ट वर्ड जहाँ कहीं कंपनीज एक्ट में लिखा होगा दैट वुड मीन हाई कोर्ट। ये किसी और कोर्ट को रिकग्नाइज नहीं करता कंपनीज एक्ट। असल में कंपनीज एक्ट ना पावर्स देता है, पावर्स के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कोई मसला बन गया है, मैं कहता हूँ मेरा नाम आना चाहिए, हाथ कहते हैं नहीं मेरा नाम आना चाहिए, मैं समझता हूँ मेरे शेयर्स हैं, ये समझता है मेरे शेयर्स हैं, तो कंपनी कहेगी जाओ कोर्ट से फैसला करवा के आ जाओ। यहाँ कोई सिविल कोर्ट नहीं होगी, इट वुड हाई कोर्ट के पावर्स हैं जो हाई कोर्ट कर सकती है, आपको ये चीज़ चेंज करने में हेल्प कर सकती है कि वो डिसाइड कर दे। तो लॉ में सिर्फ कोर्ट लिखा होगा बट दैट वुड मीन हाई कोर्ट, जिसकी जुरिस्डिक्शन है उस एरिया में जहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है। और जो कोर्ट है, कोर्ट कैसे काम करेंगे? हर हाई कोर्ट अपने कंपनी बेंच बनाएगी। कंपनी बेंच का मुराद है 1 या 2 जज जिनको ये टास्क दे दिया कि आपने कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी वो सुना करनी है। आपने कंपनी वाइंड अप करवानी है किसी की, तो आप वाइंडिंग अप की पिटीशन भी सिर्फ कोर्ट में ही फाइल कर सकते हो, हाई कोर्ट में, निचले किसी कोर्ट में वाइंडिंग अप की पिटीशन नहीं जा सकती। लेकिन लोग इससे समटाइम गलत मतलब ले लेते हैं कि शायद कंपनी से रिलेटेड मामला जा ही सिर्फ कोर्ट में सकते हैं। ऐसा नहीं है। कंपनी में कोई कंपनी के साथ कोई दगा कर गया, धोखा कर गया, कंपनी ने उसके खिलाफ FIR करवानी, वो तो थाने में ही होगी, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग ही चलेंगी। कंपनी का एग्रीमेंट का डिस्प्यूट आ गया किसी के साथ, उसके साथ कंपनी सिविल कोर्ट में ही जाएगी। हाँ, कंपनीज एक्ट के तहत जहाँ जहाँ कोर्ट की पावर्स हैं, दोज पावर्स आर वेस्टेड विद हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन हो उस एरिया में जहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, उसकी जुरिस्डिक्शन है। डिबेंचर, अच्छा हाई कोर्ट जो है ना वो कंपनी से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड मामला जो होते हैं ना मेजरली समरी प्रोसीडिंग्स के साथ हल करती है। समरी प्रोसीडिंग्स का मतलब ये होता है कि वो जैसे जज बैठता है और वकील खड़े होते हैं और वो दलाइल देते हैं, वैसा नहीं होता। ये रिटन में आर्गूमेंट दिए जाते हैं, रिटन में ही सवाल किए जाते हैं, आप रिटन में पूरा केस जज को देते हैं, अदालत नहीं लगती। डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट or any other instrument of company evidencing a debt whether constituting a mortgage or charge on the assets of the company or not। दो बातें आ गई बड़ी बड़ी, ज़रा रीडिंग कर लें एक दफ़ा, मैं बताता हूँ। अभी बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली डेफिनेशन में से बहुत सारे बेसिक्स निकल आते हैं, इसलिए मैं डेफिनेशन से ही शुरू हुआ हूँ। डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट evidencing a debt which constitutes a mortgage or charge वर्ड लिखा होगा सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ हमेशा दो किस्म की होंगी, सिक्योरिटी या तो शेयर होगी या डिबेंचर होगी। तीसरी सिक्योरिटी कोई नहीं है। सिक्योरिटी दो ही किस्म की हैं, इनकी आगे टाइप्स बेशुमार हो सकती हैं। शेयर दो किस्म के हो सकते हैं, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। पढ़ेंगे आगे जाके कि इनके फ़र्क क्या होते हैं। मेनली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर, जब भी किसी को डिबेंचर होगा, डिबेंचर होल्डर होगा, तो आप इसको कह सकेंगे आसानी के साथ कि ये प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है, प्रोवाइडर ऑफ मनी है ये लोग। दे आर प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, दे आर प्रोवाइडर्स ऑफ मनी ओनली, नथिंग एल्स। डिबेंचर कितनी किस्म के हो सकते हैं? काफ़ी टाइप्स हो सकती हैं इसकी। हो सकता है मैं सबको यहाँ अहाता भी ना कर सकूँ। डिबेंचर को आप डिबेंचर के नाम से इशू कर दें, तो उसके लिए वर्ड उन्होंने यूज़ किया डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, टीएफसीज, फिर सकूक, फिर पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स, मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। नहीं, डेरिवेटिव नहीं। तो उसमें सर एक होते हैं वो कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन, वो भी तो सिक्योरिटीज टाइप होती है, ऐसे डेट दैट्स को। आसान बातें करें, इतनी मुश्किल बातें ना करें। ये क्या होते हैं मैं करता हूँ जी, उसके बारे में आते हैं बात। डिबेंचर स्टॉक्स क्या होते हैं? डिबेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, टीएफसीज। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, बॉन्ड भी, क्या आपने कहा पैसे लिए उसका बॉन्ड दे दिया कोई और डिबेंचर्स को नाम से इशू कर दिया। ये मार्कअप बेस्ड होते हैं कि इनके ऊपर मार्कअप मिलेगा आपको। कंपनी आपको कागज़ पकड़ाती है, यहाँ पर शेयर पकड़ाती है, आप कंपनी को पैसे देते हैं और कंपनी आपको एक डॉक्यूमेंट दे देती है। वो डॉक्यूमेंट क्या है? वो एक डॉक्यूमेंट शेयर का डॉक्यूमेंट है। कंपनी ने सिर्फ प्रिंट करके आपको दे दिया कि ये आपका शेयर सर्टिफिकेट है। आपने हार्ड अर्नड मनी पकड़ाई उनको, उन्होंने आपको कागज़ पकड़ा दिया कि आपकी ओनरशिप हो गई जी कंपनी में। यहाँ भी कंपनी सर्टिफिकेट ही देती है, लेकिन वो सर्टिफिकेट क्या एविडेंस कर रहे हैं कि आपने कंपनी को डेट दिया है, आपने कंपनी को लोन दिया है, कंपनी समडे आपका लोन रिटर्न कर देगी। और यहाँ पर कंपनी लोन के ऊपर मार्कअप नहीं दे रही होती। स्कूक तो वैसे ही इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में आ जाता है, तो इसमें तो आप देते मार्कअप ही हैं, लेकिन उसका नाम बदल के देते हैं या उसको किसी और तरीके से चैनल करके देते हैं। पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट, अलबत्ता इसको आप इसके लिए वर्ड एक और यूज़ करते हो, रिडीमेबल कैपिटल का वर्ड भी यूज़ करते हो इसके लिए। रिडीमेबल कैपिटल जो होता है ना, इसमें आप शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हो, अपने प्रॉफिट का शेयर इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ये प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, दे पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ योर कैपिटल। पीटीसी का वर्ड भी स्टैंड करता है पार्टिसिपेटरी रिडीमेबल कैपिटल के लिए। पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स, दे आर पार्टिसिपेटरी रिडीमेबल कैपिटल।
तो ये सारे डिबेंचर्स हैं। सो अगर कंपनी शेयर के अलावा कोई भी और सिक्योरिटी कभी इशू करके उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोगों से पैसे वसूल करती है तो वो सिक्योरिटी डिबेंचर होगी, किसी ना किसी तरह का डिबेंचर होगा। हाँ, इनकी काफ़ी सारी टाइप्स हो सकती हैं। कुछ डिबेंचर्स हो सकता है कि कन्वर्टेबल हों। अच्छा, कन्वर्टेबल जब भी कोई सिक्योरिटी लिखी जाएगी उसके नाम के साथ कन्वर्टेबल होगा तो इसका मतलब होता है कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी, कि इसको ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकेगा। डिबेंचर कन्वर्टेबल हो सकते हैं, डिबेंचर रिडीमेबल हो सकते हैं, डिबेंचर हाइब्रिड हो सकते हैं। रिडीमेबल का मतलब है कि इनका मनी गिवन बैक, आपको पैसे वापस दे के कंपनी आपसे अपनी सिक्योरिटी वापस मांग लेगी। हाइब्रिड में ये दोनों क्वालिटीज़ हो सकती हैं, कन्वर्टेबल भी हैं और रिडीमेबल भी हैं। फिर इसमें हाइब्रिड में ऑप्शन होती है, कभी ऑप्शन कंपनी के पास होती है, कभी ऑप्शन होल्डर ऑफ डिबेंचर के पास आपने दी होती है। ये भी आपने तय करना होता है कि आपने क्या देना है उस वक्त। मार्केट वैल्यू पे तो कभी भी रिडीम नहीं किए जाते, रिडीम किए जाते हैं फेस वैल्यू के ऊपर या फेस वैल्यू प्लस कोई प्रीमियम उसके ऊपर, या तो सिर्फ फेस वैल्यू के ऊपर रिडीम किए जाएंगे या फिर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि उस वक्त जो इसकी मार्केट वैल्यू होगी, अगर आप उस वक्त की मार्केट वैल्यू पे छोड़ दें तो उसकी तो मार्केट वैल्यू आसमानों को छू लेगी, क्योंकि लोग उसमें आर्टिफिशियली हाइप क्रिएट कर देंगे कि इसकी तो प्राइस, इसकी तो कंपनी ने रिडेम्पशन उस प्राइस पे करनी है जो इसकी मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू बढ़ाओ। इसलिए प्रीमियम आप डाल सकते हैं लेकिन नॉर्मली होता सिर्फ उसी रकम के ऊपर ही है। कन्वर्टेबल भी हैं। अच्छा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर को नहीं कभी कन्वर्टेबल कहना, ऑर्डिनरी शेयर इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर, जो भी आपने कन्वर्टेबल करना हो। ये जब हाइब्रिड आता है ना, कन्वर्टेबल भी है और रिडीमेबल भी है, तो आपको मुसीबत पड़ती है उसके वो करते हुए, क्या नाम है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैंडर्ड अप्लाई करते हुए। बाकायदा मौत का समा होता है। हाइब्रिड वो हैं जिसमें दोनों ऑप्शंस हैं, चाहें तो इसको रिडीम करवा लें, चाहें तो कंपनी के शेयर में कन्वर्ट करवा लें। ये ऑप्शन सम टाइम कंपनी ने अपने पास रखी हुई होती है कि कंपनी अगर चाहेगी तो रिडीम कर देगी, चाहेगी तो आपको कन्वर्ट कर देगी, या सम टाइम शेयर डिबेंचर होल्डर को दी हुई होती है। ऐसा भी होता है कि आपका डिबेंचर है 3 साल के लिए, 3 साल के बाद 6 महीने के अंदर अंदर अगर चाहो तो रिडीम करवा लेना। अगर तुमने 6 महीने के अंदर अंदर रिडीम नहीं करवाया तो फिर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डिनरी शेयर में। जब भी कभी डिबेंचर इशू होंगे, जब भी डिबेंचर इशू करेगी कोई भी कंपनी, तो उन डिबेंचर को इशू करने की टर्म्स एंड कंडीशन एक टर्म शीट में लिखी जाएंगी। टर्म शीट में वो तमाम बातें लिखी होती हैं, इशू कैसे हुए हैं, इसको वापस कैसे किया जाएगा, इसकी रिडेम्पशन कैसे होनी है, कन्वर्जन कैसे होनी है, कन्वर्जन होनी है तो उसकी रेशो क्या होगी। ये टर्म शीट जो होती है ना, ये एग्रीड की जाती है बिटवीन द डिबेंचर होल्डर्स एंड द कंपनी, और अगर डिबेंचर्स लिस्टेड हों तो फिर बिटवीन SCCP एंड द कंपनी। कन्वर्टेबल डेट, इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर्स वो हैं जहाँ पर आपने सिक्योरिटी इशू करके उसके अगेंस्ट डेट उठाया है, आपने सिक्योरिटी इशू की है फिर आपने डेट उठाया है, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। समटाइम ऐसा भी तो होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स वगैरह से लोन ले लेते हैं तो हम उनको डिबेंचर तो नहीं इशू करते हैं, हमने डेट तो उठाया है लेकिन डिबेंचर तो इशू नहीं किया, तो वो डेट कन्वर्टेबल भी हो सकता है समटाइम्स कि ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे आपको, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस कंडीशंस। मसला क्या है इसके अंदर आया, मसला क्या है? या फिर वो जो फिर कन्वर्जन हो रही है वो शेयर्स में हो रही है, रिडेम्पशन हो रही है, जो आप कैश ले रहे हो उसको हम रिडेम्पशन कहते हैं कंपनी लॉ में, रिडेम्पशन। देखो, जब भी कभी आप डिबेंचर इशू करोगे तो डिबेंचर 2 तरह के हो सकते हैं, कोई भी या तो सिक्योर्ड होंगे
या अनसिक्योर्ड होंगे। सिक्योर्ड का मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट कंपनी ने अपना कोई एसेट या तो मॉर्टगेज किया है या प्लेज किया है या चार्ज किया है। और अनसिक्योर्ड में ये है कि कंपनी ने अपना कोई भी एसेट मॉर्टगेज प्लेज नहीं किया है, बल्कि कंपनी ने आपसे पैसे ले लिए और कंपनी ने कहा ठीक है वापस मिल जाएंगे, हम दे देंगे आपको वापस। मॉर्टगेज, प्लेज, चार्ज में क्या फ़र्क होता है, ये आपका असाइनमेंट है, होमवर्क। इसीलिए उन्होंने वर्ड लिखा हुआ वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। डॉक्यूमेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर की डेफिनेशन भी इंटरेस्टिंग है। डायरेक्टर इंक्लूड्स अ पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। हर वो पर्सन डायरेक्टर है जो डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम भी डायरेक्टर हो। नॉर्मली हमने किसी को देखना हो कि वो डायरेक्टर है कंपनी के अंदर, तो हम कौन सा डॉक्यूमेंट देखते हैं, हम फॉर्म ए, और अगर ज़्यादा रिसेंट इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो हम फिर फॉर्म 29, हम उसे कहते हैं लेटेस्ट फॉर्म 29 लेकर आओ। उसमें तुम्हारा नाम ऐसे डायरेक्टर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ऐसा हो सकता है कि फॉर्म ए तो साल में एक दफ़ा फाइल होना है। फॉर्म ए एनुअल रिटर्न होती है कंपनी की, साल में एक दफ़ा फाइल होती है। एजीएम के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर, लिस्टेड के केस में 30 दिनों के अंदर अंदर, बाकी कंपनीज के केस में 15 दिनों में। गिवन फॉर्मेट है, उसके ऊपर आप एनुअल रिटर्न जमा कराते हैं। उसमें भी आप लिखते हैं कि फ़लाँ चीफ एग्जीक्यूटिव है, फ़लाँ डायरेक्टर हैं। फॉर्म ए फाइल करने के 15 दिनों के अंदर अंदर कोई डायरेक्टर छोड़ के चला गया, रिज़ाइन कर गया, तो आपने उसकी कैजुअल वैकेंसी फिलअप तो करनी है, नया डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया उसकी जगह पर। लेकिन जो नया डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया वो उसकी इंटीमेशन आप कंपनी रजिस्ट्रार को फॉर्म 29 पे देंगे। फॉर्म ए तो दोबारा अब साल बाद ही फाइल होगा। साल के दौरान में कोई भी चेंज आ जाए डायरेक्टर्स में तो फॉर्म 29 पे जाती है। तो अगर किसी बंदे का नाम फॉर्म 29 पे लिखा है तो हम उसको डायरेक्टर मानते हैं, लेकिन डेफिनेशन कुछ और सजेस्ट कर रही है। डायरेक्टर इंक्लूड्स अ पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। भाई कह रहे हैं कि फॉर्म 29 पे लिखा होना काफ़ी नहीं है। हो सकता है कि एक बंदे का नाम फॉर्म 29 पे ना लिखा हो, बट स्टिल हम उसको डायरेक्टर कंसिडर करें। ये ख़ास तौर पे जहाँ सज़ा वगैरह देनी होती है ना, वहाँ पे होता है कि रिस्पॉन्सिबल लोगों को पकड़ो जी। रिस्पॉन्सिबल कौन है? अभी ये कंपनी का आ रहा है ना जी, B4U ग्रुप ने जी जनाब वो पैसे उठा लिए, लोगों से डिपॉजिट पकड़ लिए, जालसाजी करके। आपका क्या ख्याल है, वो अपने नाम से जालसाजी कर रहे होंगे? जिन लोगों ने कंपनियाँ बनाई हैं ज़ाती नामों से तो नहीं बनाते। उस कंपनी में तो डायरेक्टर किसी को भी बना दिया होगा। तो आप उन लोगों को टांग भी दे ऐसी सीपी, जो कोई भी लोग थे बेचारे, कोई जो है ना आईडी कार्ड काबू आ गए या सादा लोग काबू आ गए, उनको डायरेक्टर बना दिया कंपनी में। असल काम करने वाले कोई और लोग हैं जिन्होंने ये सारी कंपनियों में हेरा फेरी की। तो ऐसी सीपी को किसको पकड़ना चाहिए, फॉर्म 29 वाले लोगों को या एक्चुअल लोगों को? जब एक्चुअल को पकड़ने जाते हैं वो कहते हैं जी मेरा कंपनी के साथ ताल्लुक क्या है, मेरा तो कंपनी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। किसी कागज़ में लिखा दिखा दो कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, कागज़ में तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन उन्होंने डेफिनेशन फिर इस तरह कर ली है कि डायरेक्टर इंक्लूड्स एवरी पर्सन हु ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ ए डायरेक्टर। आपका नाम नहीं लिखा हुआ, फैसले आप करते थे, डायरेक्टर आप हैं। समझ आई कि नहीं आई? समझ आई। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। ई सर्विसेज, SCP की सर्विसेज हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल से। एक्सपर्ट को भी वहाँ जाके पढ़ेंगे जहाँ पर रेलेवेंट बात होगी, प्रॉस्पेक्टस के बारे में है ये। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसकी डेफिनेशन दोबारा नहीं आनी, यहीं बस पढ़नी है। कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब कभी लिखा होगा तो उसमें लिखा होगा यानी उसका मतलब होगा पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस करती है या फिर एसोसिएटेड या इंसिलरी बिजनेस करती है पाकिस्तान के अंदर ब्रांचेस के ज़रिए, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। और गवर्नमेंट सेविंग बैंक भी शामिल हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। हर वो कंपनी जो बैंकिंग का काम करती है पाकिस्तान में, चाहे पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है चाहे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ब्रांचेस रखती है, तो वो हमारे लिए बैंक है, वो हमारे लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एंसिलरी बिजनेस क्या होता है? एसोसिएटेड और एंसिलरी बिजनेस बैंकिंग में होता है कि आप लोन दे रहे हैं लोगों को, लोन डिपॉजिट रख रहे हैं। एंसिलरी बिजनेस हो सकता है कि सिर्फ लीजिंग का काम करने के लिए एक सब्सिडरी बना ली है, एंसिलरी बिजनेस है, मिलता जुलता बिजनेस है। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के लिए अलग एक विंग बना लिया है। मुदारबा और मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, लीजिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंक, वेंचर कैपिटल कंपनी,
फाइनेंसिंग कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, ये सारे बेसिकली NBFCs की टाइप्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। और इसमें मुदारबा अलहदा है, मुदारबा उन्होंने स्पेसिफिकली अलहदा कर दिया है। उसके अलावा बाकी जो है लीजिंग, हाउसिंग फाइनेंस। पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर दो तरह से चल रहा है, एक बैंक्स जिनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर रेगुलेट करता है, दूसरे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिनको SECP रेगुलेट करता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को स्टेट बैंक रेगुलेट नहीं करता, लेकिन बैंक सारे के सारे दे आर रेगुलेटेड बाय स्टेट बैंक। एक्सचेंज कंपनीज दे आर रेगुलेटेड बाय स्टेट बैंक। नॉन बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक्स दे आर रेगुलेटेड बाय स्टेट बैंक। इसके बरक्स इन्वेस्टमेंट बैंक, लीजिंग कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, डिस्काउंटिंग कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस दे आर ओन्ड बाय, दे आर गवर्नड बाय SECP। माइक्रो फाइनेंस दो तरह से चल रहा है पाकिस्तान में, ध्यान में रखना। माइक्रो फाइनेंस बैंक भी हैं और नॉन बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी हैं। अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक नाम सुना हुआ है? अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक स्टेट बैंक रेगुलेट करता है। कशफ फाउंडेशन माइक्रो फाइनेंस, नॉन बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी रेगुलेटेड बाय SECP। कशफ का नाम सुना हुआ है? कशफ भी है ना, तो अखुवत भी रेगुलेटेड बाय SECP। जी लाइसेंस लेना पड़ता है, बिल्कुल लाइसेंस लेना पड़ता है, नाक की लकीरें निकलवा देते हैं लाइसेंस के लिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बैंक, वेंचर कैपिटल कंपनी पढ़ेंगे NBFCs में जाके तफसील के साथ, वेंचर कैपिटल कंपनीज और ये बाकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये सारे NBFCs की एग्जांपल हैं। तो ये भी सारे हमारे लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एनी कंपनी ऑथराइज बाय लॉ टू कैरी ऑन एनी सिमिलर बिजनेस एज द कंसर्न मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। कोई फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी कह सकता है कि दिस शैल बी कंसिडर्ड एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मिलता जुलता बिजनेस अगर वो कर रही होगी तो। किसको नहीं समझना आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? जो चाहे पैसों का काम करते हो लेकिन इसमें इंगेज ना हो। आप लाइसेंस्ड बैंक हैं, लाइसेंस्ड NBFC हैं, मुदारबा हैं, मुदारबा कंपनी है, तो आप आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। अगर आप वैसे ही ऐसे कोई पर्सन हैं जो लोगों से कहते हैं पैसे लाओ डबल कर दूंगा, तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हैं। डबल चाहे हैं आप, लेकिन आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हैं। आप बेशक कहें कि मैं अपनी ज़ात में खुद इंस्टीट्यूशन हूँ एक, मैं पूरे पाकिस्तान का पैसा कमा सकता हूँ, तो मेरे पास लाते जाओ, मैं डबल कर करके देता जाऊँगा, तो वो लेकिन वो पर्सन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। या आप मुल्ला हो और आप कहेंगे जी सूद तो हराम है, तो मुदारबा बनाता हूँ मैं, आप लोग पैसे जमा कराओ। मुदारबा तो होती ही ये है कि आप लोग पैसे लेकर आएँ, मैं कारोबार करूँगा, तो मुनाफा शेयर करेंगे। तो मुल्ला को पैसे दे दिए लोगों ने, मुल्ला ने वो पैसे उठाए ले जाके बैंकॉक में कंपनियों में लगा दिए, कसिनोज में लगा दिए, जुए पे कंपनी पे लगा दिए, इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, इन्वेस्टमेंट की थी उसमें, उसको बैंकॉक में इन्वेस्टमेंट अच्छी लगी, उसने वहाँ कर दी। ये एक्चुअल वाक़या है। लाल मस्जिद के एक मुल्ला जो थे, उन्होंने मुजारबा बनाया था, मुजारबा स्कैंडल के नाम से चल रहा है पाकिस्तान में। मुजारबा स्कैंडल गूगल करके देख लीजिएगा क्या है। अभी एक और जगह चल रहे हैं कई मामला, लोग बड़े फनकार किस्म के लोग पाए जाते हैं ना, मतलब फाइनेंशियल मैटर्स में बड़ी सी रखते हैं अंडरस्टैंडिंग। एक बंदे ने कहा जी कि एक बंदे ने ना कोई शहर के कोई 250-300 मुअज़्ज़िज़ीन कारोबारी लोग, उनको खाने पे बुला लिया कि फ़लाँ जगह पे खाना है। ख़ुद भी मुअज़्ज़िज़ कारोबारी हैं, तो कारोबारी लोगों को खाने पे बुला लिया सबको, और सबको बुला के तो खाना शाना खाने के बाद तकरीर की उनके साथ एक छोटी सी। कि इशू ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि हमारे शहर में ना माशाल्लाह आप सारे लोग साबित हैसियत है, मैं भी हूँ, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम सारे लोग रह सकें। सोसाइटियाँ हैं तो वो अनस्ट्रक्चर्ड हैं, अनप्लैंड हैं, वो लिविंग का मज़ा ही नहीं है। क्या फ़ायदा इतने पैसे कमाने का कि हम कोई अच्छी जगह रह ही नहीं सकते? तो इसका कुछ हल होना चाहिए। खुद ही कोई बंदा बैठाया हुआ था बीच में, उसने कहा फिर मियाँ साहब आप ही कोई बिस्मिल्लाह करें, कोई आप ही शुरू करें। तो मियाँ साहब कहते हैं हाँ मैं सोच रहा हूँ, आपने मुझे कहा है तो जिम्मेदारी आप लोग दे रहे हैं, तो मैं एक हाउसिंग स्कीम शुरू करूँगा। आप सारे लोग उस हाउसिंग स्कीम में फिर प्लॉट ख़रीदना, तो फिर हम वो हाउसिंग स्कीम जो है ना वो हम रखेंगे इस तरह से कि वो सिर्फ कारोबारी लोग ही ले सकें, आम लोगों को ज़रा उसमें ना समझते हैं ना आप लोग। फिर उन बातचीत उनके बात तो सही कर रहे हैं, और कहा जी ठीक है मियाँ साहब आप शुरू करें, हम आपके साथ हैं। मियाँ साहब ने थोड़ी देर बाद कहा कि हाँ बात तो आपकी सही है, कमिटमेंट है आपकी तरफ से?
मैंने कहा जी हाँ कमिटमेंट है, पूरी कमिटमेंट है। उन्होंने कहा जी हाँ। उनका अच्छा फिर ऐसा है कि कमिटमेंट के कुछ पैसे जमा कराओ तुम लोग, मेरे ऊपर तो यकीन है ना, और तुम लोगों को पैसे ज़्यादा भी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, तुम लोगों को एक बॉन्ड देता हूँ, ठीक है, एक मैं सर्टिफिकेट देता हूँ। वो सर्टिफिकेट जो है ना, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है 1,25,000 रुपये। मैं तुम्हें सर्टिफिकेट देता हूँ, तुम इसके अगेंस्ट मुझे 1,00,000 रुपया दो। कल को जब प्लॉट कटेंगे ना, तो ये आपकी कमिटमेंट मेरे पास है कि आप मेरा प्लॉट खरीदेंगे। जब आप ये वाला सर्टिफिकेट लेके आएंगे तो मैं इस प्लॉट की, इस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट आपका 1,25,000 रुपया एडजस्ट करूंगा। दिया आपने 1,00,000 है, मैं 1,25,000 एडजस्ट करूंगा उस वक्त। मंजूर है तो बोलो। साथ में कुछ अपने प्रॉपर्टी डीलर बैठाए हुए थे दोस्त जो कारोबारी थे, उनका सर बिल्कुल सही मियाँ, बेहतरीन बात, पैसे इकट्ठे। मियाँ साहब ने 2.5 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया मार्केट से। 2.5 अरब रुपया उनकी जेब में पड़ा है, और ज़मीन के नाम पे एक मरला नहीं खरीदा अभी तक। SCCP को पता लग गया, इंक्वायरी शुरू हुई है, लोगों ने ले भी लिए। तो बहरहाल SCCP का काम है आपको ये बताना है कि आपने सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना है। SCCP का एक पोर्टल है जमा पूंजी के नाम से, तो जमा पूंजी के पोर्टल में इसी तरह की चीज़ों के बारे में डिटेल्स आती रहती हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स किस किस तरीके से देखभाल करके आपने करनी है, वो ना हो कि आप अपनी जमा पूंजी लुटा बैठें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर से आ गया। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे आगे जाके जी। फाइनेंशियल ईयर, फॉरेन कंपनी पढ़ेंगे आगे जाके। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई होती, पाकिस्तान में बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, पाकिस्तान में काम कर रही है। ये आप नेस्ले, यूनिलीवर वगैरह को फॉरेन कंपनी नहीं कह सकते, ये पाकिस्तान में आके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड इज़ अ पाकिस्तान कंपनी, यूनिलीवर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड या यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड इज़ अ पाकिस्तान कंपनी, क्योंकि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है। फॉरेन कंपनी वो होगी जो बाहर रजिस्टर्ड है, उसने पाकिस्तान में आके इनकॉर्पोरेशन नहीं की अपनी, वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लाइजन ऑफिस बनाया, कुछ भी है, मगर वो पाकिस्तान में अपनी इनकॉर्पोरेशन नहीं कर रहे। नहीं 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 नहीं, कितनी सारी कंपनीज हैं जिनके पाकिस्तान में लाइजन ऑफिस रजिस्टर्ड है या उनके ब्रांच ऑफिस रजिस्टर्ड हैं। ये जो लाइजन ऑफिस और ब्रांच ऑफिस है ना, ये आपका एक वो है ना जो इदारा, वो इनको लाइसेंस देता है जी, पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट BOI, वहाँ से लाइसेंस मिलते हैं तो ये बना लेते हैं आके। वो डायरेक्ट आके कंपनी शुरू नहीं ना करते, वो पहले ये डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। इनकी पावर्स का फ़र्क होता है। ब्रांच ऑफिस में आप थोड़ी बहुत वो भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं सेल परचेज़ की। लाइजन ऑफिस में आप कोई सेल परचेज़ नहीं कर सकते, यू आर जस्ट देयर टू मेंटेन रिलेशंस, और वो लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि अगर कोई फ़र्ज़ कर लो जी चाइना में आके हमारे साथ कारोबार करना चाहता है और वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो पाकिस्तान से ले ले। लाइजन ऑफिस बेसिकली लॉबिंग ग्रुप भी तो होता है ना, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इदारों के साथ लॉबिंग आपने करनी होती है। थोड़े दिन पहले एक खबर चल रही थी ना कि एक मतलब वो क्या होती है इनकी लॉबिंग, एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ने प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ रिक्वेस्ट की कि जी हमें पाकिस्तान में स्कूटर बनाने की इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने कहा जी दे तो दें, लेकिन हमारा क्या है इसमें फ़ायदा है। उन्होंने कहा जी आपका फ़ायदा ये कि आपके मुल्क में स्कूटर चलेंगे। उसने कहा फिर भी इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, स्कूटर चलेंगे तो मोटरसाइकिल भी तो चल ही रहे। फिर वो वापस चले गए। फॉरेन कंपनी का देखो ना लिखा भी हुआ लाइजन ऑफिस है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कोई बिजनेस करती हैं जैसे स्पेसिफाइड एरिया। पाकिस्तान में बहुत चलने हैं, पाकिस्तान में स्कूटर और स्कूटीज़ बहुत चलने हैं, अभी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। कोई भी इन्वेस्टर जो हिम्मत करेगा ना लगा लें। कल्चर चेंज होना है आपके कंट्री का, स्कूटी का कल्चर आना है, ये 5-7 साल की बात है, इससे आगे की बात नहीं है। यहाँ पर मोटरसाइकिल की सेल कम हो जानी है, स्कूटी की बढ़ जानी है। ख़वातीन को आने जाने में इतने मसाइल का सामना है जिसका कोई शुमार नहीं है। तो वो इंडिपेंडेंट जब उन्होंने होना है तो वो स्कूटी जो 50 सीसी मोटरसाइकिल, 50 सीसी से नीचे की मोटरसाइकिल इंजन वाली होती है वो आनी है। तो एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं मोटरसाइकिल बनाने वालों के कान क्यों बांधे इस तरफ से, उनको करना चाहिए इसको। अच्छा जी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन है। होल्डिंग कंपनी मीन्स विच इज़ अनदर कंपनी इज़ होल्डिंग, लेकिन उसी सूरत में कि अदर कंपनी सब्सिडरी हो, तो उन्होंने सब्सिडरी को आगे जाके डिफाइन किया, हम पढ़ेंगे। लिस्टेड वो है पब्लिक कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी अदर एंटिटी जिसकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अच्छा, पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड हो सकती है, या कोई एंटिटी लिस्टेड हो सकती है।
क्या फ़र्क है? पब्लिक कंपनी मिसाल के तौर पर जैसे निशात मिल्स लिमिटेड लिस्टेड है, एमसीबी बैंक लिमिटेड लिस्टेड है, डीजी खान सीमेंट लिमिटेड लिस्टेड है। बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड, कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड है? पीआईए लिस्टेड है। पीआईए कंपनी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है बट लिस्टेड है। ठीक है, एंटिटी कौन सी लिस्टेड होती है? जो एंटिटी है वो लिस्टेड हो। जितने आपके मुदारबाज होते हैं वो सारे लिस्टेड होते हैं, कंपनी नहीं होते, एंटिटी होते हैं, लिस्टेड हैं। सिमिलरली आपके म्यूचुअल फंड जो होते हैं सारे के सारे वो भी एंटिटी होते हैं और वो लिस्टेड होते हैं। लिस्टेड सिक्योरिटीज मींस वो सिक्योरिटी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। मेमोरेंडम, मुदारबा, मुदारबा कंपनी बात करेंगे। मॉर्टगेज और चार्ज, इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज ए सिक्योरिटी। इसके ऊपर गूगल पर बेशुमार इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने अभी आपको ये होमवर्क के तौर पे दिया है, मॉर्टगेज, चार्ज और प्लेज में क्या फ़र्क है आपने देखना है। नेटवर्थ, जहाँ पर टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटी से एक्सीड कर जाएँ उसको नेटवर्थ कहते हैं। आपके एसेट्स 100 मिलियन के हैं, लाइबिलिटीज़ 90 मिलियन की हैं, आपकी नेटवर्थ इसका मतलब है 10 मिलियन की है। ऑफिसर की डेफिनेशन में डायरेक्टर शामिल है, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई भी और ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑर्डनरी रेजोल्यूशन वर्ड आएगा जगह जगह पर, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन वुड ऑलवेज मीन ऑर्डनरी रेजोल्यूशन। वेयर लॉ की इंटेंशन हो और स्पेशल रेजोल्यूशन की, वहाँ लॉ स्पेसिफिकली स्पेशल रेजोल्यूशन लिखेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ वहाँ पास करवाई जाएगी जहाँ लॉ ने स्पेशली स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा है, अदरवाइज वी शैल ऑलवेज पास एन ऑर्डनरी रेजोल्यूशन। Resolution passed by a simple majority of such members of the company entitled to vote as are present in person, proxy or exercise option to vote through postal ballot as provided in the articles. Simple majority मतलब more than 50%, more than 50%. वोटिंग शो ऑफ हैंड से होगी। 100 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से 51 येस कर दें, 49 नो कर दें तो भी रेजोल्यूशन पास्ड है। ठीक है, और अगर वोटिंग पावर की बेसिस पर होनी है तो फिर भी वोटिंग पावर जिस तरफ ज़्यादा हो जाए। नॉर्मली वोटिंग वैसे शो ऑफ हैंड से होती है। जो प्रेजेंट हैं, जो घर से आए नहीं है उनका नहीं। प्रेजेंट आप 2 तरीक़ों से हो सकते हैं, पर्सनली या थ्रू प्रॉक्सी। शो ऑफ हैंड्स में प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता। पोस्टल बैलेट और प्रॉक्सी उसी वक्त कारआमद होते हैं जब पोल हो रहा हो। अगर पोल नहीं हो रहा तो फिर पोस्टल बैलेट और प्रॉक्सी कारआमद नहीं है। कुछ और बिजनेसेस भी हैं जिनके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन काफ़ी होती है। ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो तो कॉन्सेप्ट और है ना। ऑर्डिनरी बिजनेस 4 हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंसिडरेशन अलॉन्ग विद ऑडिटर्स डायरेक्टर्स रिपोर्ट और चेयरमैन रिव्यू की कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन। अप्रूवल ऑफ डिविडेंड यानी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्युनरेशन, इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस हैं। इनके अलावा हर मैटर स्पेशल बिजनेस है। इन 4 के लिए तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही लगती है, लेकिन कुछ और भी मैटर्स हैं जिसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगती है। डायरेक्टर साइजेबल पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग बेचना चाहते हैं, मेंबर्स की अप्रूवल के साथ बेचेंगे, वो अप्रूवल स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। मेंबर्स जनरली अलाउ करना चाहते हैं डायरेक्टर्स को कि जब कभी आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नज़र आए, साइजेबल पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग को आप रेंट पर दे देना, लीज पर दे देना। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लगेगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगी। लेकिन वहाँ वर्ड ऑर्डिनरी नहीं लिखा हुआ उन्होंने सिर्फ, और ये हैं दोनों स्पेशल बिजनेस। ये दोनों स्पेशल बिजनेस हैं जो भी मैंने बताए हैं आपको। बिजनेस क्या होता है? नोटिस पर लिखी हुई कोई बात बिजनेस है। जहाँ नोटिस में लिखा हुआ ना कि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिडर करेंगे फिर ऑडिटर्स अपॉइंट करेंगे, तो ये 2 बिजनेसेस हैं। अब पोस्टल बैलेट का कॉन्सेप्ट, पोस्टल बैलेट रेगुलेशंस आने हैं, उसमें हम देख लेंगे। उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी है और पोस्टल बैलेट भी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का कॉन्सेप्ट भी है और पोस्टल बैलेट का भी है। पोस्टल बैलेट का मतलब है डाक के जरिए भेजा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक किसी सॉफ्टवेयर के जरिए हो रही होगी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने आर्टिकल्स के तहत राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 पर रिस्ट्रिक्ट कर देती है, और कंपनी को रिस्ट्रिक्ट करती है कि आपने अपने शेयर्स, डिबेंचर या रिडीमेबल कैपिटल के लिए इन्विटेशंस नहीं इशू करनी जनरल पब्लिक को।
3 कंडीशंस हैं, एट द सेम टाइम या तो होती हैं या फिर नहीं होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से एक कंडीशन हो और 2 ना हो। जहां आपने टेबल ए अडॉप्ट करना होगा एज योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वहां पर ये 3 कंडीशंस आप हाथ से लिखेंगे टेबल ए में, क्योंकि टेबल ए में दे आर नॉट ऑलरेडी कंटेन्ड। आप एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बना रहे हैं और प्राइवेट कंपनी में आपने टेबल ए को अडॉप्ट करना है एज योर आर्टिकल्स, ठीक है। तो आप प्राइवेट कंपनी के अंदर टेबल ए को अडॉप्ट करते हैं तो आपको ये 3 कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि टेबल ए में ऑलरेडी कंटेन्ड नहीं है। हाँ, अलबत्ता पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बना रहे हैं और टेबल ए अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर सिर्फ टेबल ए को एज इट इज अडॉप्ट कर लेंगे कि वो अडॉप्ट टेबल ए एज अवर आर्टिकल्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी है, मैंने शेयर्स अपने ट्रांसफर करने हैं, ये पहले पॉइंट में कह रहे थे रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। इसका प्रोसीजर है ना कि आपने अगर शेयर ट्रांसफर करने हैं तो उसका पूरा प्रोसीजर है। आप वो शेयर सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनकी शेयर होल्डिंग रेशो में ऑफर करेंगे, अगर वो रिजेक्ट कर देंगे तो फिर आप किसी थर्ड पर्सन को बेचेंगे। वो थर्ड पर्सन जो है वो डायरेक्टर्स का अप्रूव्ड पर्सन होना चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शन है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन है। नंबर ऑफ मेंबर 50 से नहीं बढ़ सकते, इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड है ये वाली बात भी। जॉइंट होल्डर्स को लेकिन 1 माना जाता है। जॉइंट होल्डर जब भी होंगे तो उनको 1 माना जाएगा, जॉइंट होल्डर्स को 2 या 3 नहीं माना जाएगा। जॉइंट होल्डर का मतलब क्या होता है, ए और बी और सी 3 लोग हैं, मिला के 100 शेयर ओन करते हैं, 1000 शेयर ओन करते हैं। इनको 3 लोग कंसिडर नहीं किया जाएगा, इनको एक ही पर्सन कंसिडर किया जाएगा, हालांकि ये हैं 3, बट इनको 1 ही माना जाएगा। हाँ, मीटिंग के लिए एक्चुअली बुलाना ही 1 को है हमने, इन तीनों को तो हमने बुलाना ही नहीं है। जिसका नाम रजिस्टर में पहले लिखा होगा कंपनी के पास या सीडीसी के रिकॉर्ड के मुताबिक, जिसका नाम पहले लिखा होगा सबसे, हमारे लिए वही मेंबर है। मेंबर तो तीनों हैं लेकिन हम उसी को बुलाएंगे, हम उसको डिविडेंड भी उसी को भेजेंगे, मीटिंग के लिए इनवाइट भी उसी को करेंगे, वोटिंग का राइट भी उसी के पास होगा। ओके, प्रमोटर की डेफिनेशन करेंगे किसी दिन डिस्कस। प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी 3rd शेड्यूल के साथ हमने इसको पढ़ना है, डिटेल्ड डेफिनेशन है। पब्लिक सेक्टर कंपनी अलबत्ता पढ़ी जा सकती है, बात अभी कल बात की थी। वेदर पब्लिक और प्राइवेट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड और बेनिफिशियली ओन्ड और नॉट लेस देन 51% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज और वोटिंग पावर विच आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट or a statutory body or in respect of which the government or agency or a statutory body has otherwise power to elect, nominate, appoint majority of its directors and includes the public sector not for profit association. Public sector कौन है? जहाँ पर more 51% or more shares are owned by federal और provincial government। सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की बात की है, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात की है, या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या इनकी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनके पास होंगे। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो जो कानून के तहत बनी हुई बॉडीज होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी जिनके लिए एक एंटिटी के लिए एक स्टैट्यूट बनाया गया, वो जैसे कि एससीसीपी एक एससीसीपी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। एससीसीपी इज स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इसके लिए एक स्टैट्यूट बनाया गया। अगर इनके पास 51% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो या फिर इनके पास राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हो तो भी हम कहेंगे कि ये दोनों, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात हो रही है। प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय कमीशन ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज और एनी अदर ऑपरेशन ऑफ अंडर एनी लॉ शैल नॉट मेक इट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज में ना एससीसीपी के पास इख्तियार है डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का, तो एससीसीपी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमने कहा जहाँ पर भी एससीसीपी के पास मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट है वहाँ पर एससीसीपी उस एंटिटी को वो बना देगा पब्लिक सेक्टर कंपनी। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज को ऐसा नहीं कर सकते आप, उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया। ऑल्दो स्टॉक एक्सचेंज के जो डायरेक्टर्स हैं दे आर अपॉइंटेड बाय एससीसीपी, एससीसीपी के पास राइट है, बट स्टिल एससीसीपी मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के बावजूद वहाँ पर वो नहीं होगा, पब्लिक सेक्टर नहीं बनाएगा उसको। रिडीमेबल कैपिटल डेफिनेशन पढ़नी है, बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट आपको। रजिस्ट्रार, रेगुलेशन, स्केड्यूल्ड बैंक,
स्केड्यूल्ड बैंक मीन्स बैंक, स्टेट बैंक का स्केड्यूल है, उसके ऊपर जिनके नाम लिखे हुए हैं। सिक्योरिटी की डेफिनेशन मैंने बता दी। सिक्योरिटीज एक्सचेंज आप स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं। शेयर इन द कंपनी, शेयर मीन शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जब भी आपने बात करनी है तो आपने कहना है आई हैव गॉट शेयर इन एबीसी लिमिटेड, शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड नहीं कहना, शेयर्स इन होते हैं। शरिया कंप्लायंट, सिंगल मेंबर, स्पेशल रेजोल्यूशन, डेफिनेशन आप लोगों ने कैफ लेवल पे पढ़ी हुई है, आई एक्सपेक्ट कि आप इसको पढ़ लेंगे। सब्सिडरी की डेफिनेशन भी वहां पढ़ी हुई है, तो ये आपने पढ़ के आनी है। और होली ओन्ड सब्सिडरी, ये बाकी डेफिनेशन जो है ना जी, ये आपने कंप्लीट करनी है होली ओन्ड सब्सिडरी तक। और कल हम इसका चैप्टर नंबर 1 आपको सेंड कर दिया था, आप लोगों को मिल गया है। उसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि अभी तक आप इसमें कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और ये पॉइंट 3 पूरा, और ये टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये कर सकते हैं। कल हम बात शुरू करेंगे 3rd शेड्यूल से, जो हमारा कंपनीज की टाइप्स को डिफाइन कर रहा है कि 3rd शेड्यूल के मुताबिक कंपनीज की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आज के पढ़े हुए में से कोई सवाल? बता दिया था, बीच में बता दिया था, तुम भूल गए। ऐसा करो, इसमें देखो ऐसे फॉर्म ए है, हाँ फॉर्म ए तो इसमें नहीं होगा ना, वो तो कंपनी जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रूल्स में होगा। इसमें है आपका लिस्ट ऑफ मेंबर्स का एक सेक्शन, एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर्स का, ये सेक्शन 130। ये इस सेक्शन के तहत फॉर्म ए और फॉर्म बी फाइल किए जाते हैं। एनुअल रिटर्न, एवरी कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल वंस इन ईच ईयर prepare and file with the register an annual return containing particulars in specified form containing a particular in specified form as on the date of annual general meeting or where no such meeting is held or is not concluded on the last day of calendar year। तो बेसिकली यहाँ क्या कह रहे हैं, एनुअल रिटर्न फाइल करेगी हर कंपनी, और वो एनुअल रिटर्न जो होगी वो रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी और उसमें स्पेसिफाइड फॉर्म पे फाइल की जाएगी। स्पेसिफाइड फॉर्म का नाम क्या है? फॉर्म ए। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल फॉर्म ए फाइल करती है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल फॉर्म बी फाइल करती है। और वो क्या पर्टिकुलर्स होंगे? एजीएम की डेट पर जो कंपनी के पर्टिकुलर्स हैं, एजीएम की डेट पर कौन डायरेक्टर है, कौन शेयर होल्डर है, कौन चीफ एग्जीक्यूटिव है, पिछली एजीएम से लेके इस एजीएम तक कौन कौन शेयर होल्डर बदल गए, फॉर्म ए के स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स हैं। फिर अगर कंपनी की एजीएम ही नहीं हुई साल में, तो फिर 31 दिसंबर पे जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सेंड कर दो, कैलेंडर ईयर पे जो इंफॉर्मेशन है वो सेंड कर दो। बड़े केस होते हैं, एजीएम हो ही नहीं पाती। पिछले साल कोविड की वजह से कितनी कंपनियों की एजीएम नहीं हो पाई है। पेनल्टीज छोटी छोटी पड़ेंगे, अभी तक हैं, पेनल्टीज भी हैं। इवन 2 साल लगातार आप एजीएम ना करें तो कंपनी वाइंड अप भी की जा सकती है। बट एचसीपी ने लीनियंट भी ले रखा था, कई कंपनियों ने नहीं की, एजीएम नहीं कर सकती, तो फिर एचसीपी जुर्माने लेके फाइलिंग फी वो बढ़ा के ले लेते हैं 3-3, 4-4 गुना। वो ये नहीं कहते कि हमने मीटिंग नहीं की थी, वो जब फॉर्म फाइल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने मीटिंग की थी, फॉर्म नहीं फाइल कर सके थे हम, फाइलिंग फी लेट जमा करा दी, बस ऐसा खत्म हुआ। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल शेल in such year each year prepare and file with the register return containing the particulars in specified form। इसका specified form कौन सा है? फॉर्म बी। वो भी एजीएम की डेट पर, या फिर अगर एजीएम नहीं हुई तो फिर कैलेंडर ईयर की आखिरी तारीख पर जो डेट है वो फॉर्म कर देंगे। ये आपने एजीएम का 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करनी है। लिस्टेड कंपनी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 15 डेज के लिए मजीद। ये जो पर्टिकुलर इस एनुअल रिटर्न में लिखने हैं वो कह रहे हैं किसी न किसी और फॉर्म पे आपके पास पहले लिखे हुए होंगे किसी रजिस्टर में, और वो होते ही हैं। कंपनी ने रजिस्टर काफ़ी सारे मेंटेन करने होते हैं, मेंबर का रजिस्टर, डायरेक्टर्स का रजिस्टर,
इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर, हर रजिस्टर, उस रजिस्टर के अंदर से आपने इन्फॉर्मेशन लेके लिखनी है। अगर किसी कंपनी में नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ कंपनी इन केस देयर इज नो चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स इन द लास्ट रिटर्न फाइल्ड विद रजिस्टर, अगर कोई कंपनी में कोई चेंज आया ही नहीं पूरे साल में तो फिर उसको एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी अदर देन अ सिंगल मेंबर कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल not more than 3 million rupees shall inform the registrar in specified form that there is no change in the particulars in the last annual general meeting। क्या कह रहे हो? फॉर्म सी क्या होते हैं? सर कोई चीज़ ना हो। हाँ, ये उसी की बात कर रहे हैं ना कि उन कंपनियों ने वो फॉर्म सी फाइल कर देना कि कोई चेंज है ही नहीं इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत। तो ये अब आपने 130 अपने खाते खुद डाल दिया, ठीक है, 130 भी पढ़ लेना। एनुअल रिटर्न जो फॉर्म ए या फॉर्म बी फाइल किए जाते हैं वो इस सेक्शन के तहत फाइल किए जाते हैं। अब अगर आपके पास अपना वो हो, क्या कहते हैं, ओपन बुक के लिए जो आपकी बुक आपके पास हो, तो आप इसके साथ कच्ची पेंसिल से ये लिख सकते हैं कि फॉर्म ए एंड फॉर्म बी इस सेक्शन के साथ मिलाकर पढ़े जाएंगे। इसी को हम कहते हैं लिंकेज। इस सेक्शन के तहत वो फॉर्म बनते हैं। वैसे तो आपने भी सुन लिया, पढ़ लिया, आपको याद रहेगा, इंशाल्लाह भूलेगा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है भाई। बाकी फॉर्म ए मजीद आपको कल दिखा भी देंगे कोई।